फर्मालोक के सभी सम्मानित दर्शकों को आपके होस्ट और दोस्त डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फर्मालोक के इस मंच से हम लोग फार्मेसी जगत के जो भी विभिन्न हमारे महान गुरुजन हैं या लोग हैं जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, सतत निरंतर उन्होंने फार्मेसी के स्तर को ऊंचा बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे लोगों को हम आपके सामने लेकर के आते हैं। उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं से आपको मिलवाते हैं, उनके द्वारा किए जाए कार्यों को आपके सामने रखकर आपको प्रेरणा देते हैं, ताकि आप भी उनके नक्शे कदम पर चल करके अपने जीवन में कुछ सफल हों और जो फार्मेसी की हमारी फील्ड है, इस फील्ड को आप भी अपना योगदान दे पाएं, ताकि आपको भी इस प्रकार से सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार माहेश्वरी सर, जो कि आज के हमारे सम्मानित गेस्ट हैं। सर्वप्रथम मैं सर का स्वागत करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर्वप्रथम सर, मैं आपसे 2 आशीर्वचन आपके लेना चाहूंगा फर्मालोक के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में। अभी जैसे आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। जो अमित झा जी हैं और उन्होंने जो एक फार्मालोक जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, इससे क्या फायदा होने वाला है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स जो भी हैं, इन सबको बहुत सारे विद्वान लोगों को कहो या अच्छे जो एक्सपीरियंस्ड फार्मेसी पर्सन्स हैं, उनसे नई नई चीजें सीखने मिलेगी। कोई कुछ सिखाएगा, कोई से कुछ सीखना मिलेगा, और पता नहीं कब किसी के किसके यानी इससे ये आपके जो वीडियो जो ये आपके जो ये चल रहा है कार्यक्रम, इसमें कब किससे किसको किस प्रकार का फायदा मिल जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इससे बहुत फायदा मिलने वाले है, खासतौर से रिसर्चर्स, जिनकी जो इच्छा रहती है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स, उनको अगर कुछ नया पाना है तो उनको ये डेफिनेटली ये देखना चाहिए सब वीडियोस। और इसके लिए आपकी जो पूरी टीम है, फार्मालोक टीम, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और हम चाहेंगे कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छे से चले और बहुत सारे लोगों से आप स्टूडेंट्स, टीचर्स और सभी रिसर्चर्स को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने हमको भी इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप तो इसके लिए उचित आप व्यक्ति हैं इस कार्यक्रम के लिए। और जैसा कि आपने सर कहा, आपके जो आशीर्वचन हमें मिले, फर्मालोक का कार्य है कि हम एक ऐसी बगिया तैयार करें यहाँ जब विभिन्न प्रकार के पौधे और फूल जो हैं वो लगे रहें, और जो भी आए माली या व्यक्ति वो उसे चुने और अपने पसंद का कार्य जो है वो कर सके। सर, इस कार्यक्रम में हम प्रश्नोत्तरी का जो सिलसिला है उसको शुरू करने से पहले एक मैं गुस्ताखी करना चाहूंगा छोटी सी, कि आपका एक परिचय जो कि किसी प्रकार से भी बताना सही तो नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। फिर भी आपकी आज्ञा हो अगर, तो मैं आपका एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल प्रोसीड करें। बिल्कुल धन्यवाद सर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार माहेश्वरी सर, वो वर्तमान में प्रोफेसर ऑफ श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। सर ने अपना B.Pharm तथा M.Pharm की पढ़ाई जो है वो डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश, जो कि भारतवर्ष में एक बहुत ही सम्मानित विश्वविद्यालय है, वहां से की है, तथा PhD की उपाधि सर ने स्कूल ऑफ फार्मेसी DAAV इंदौर मध्य प्रदेश से प्राप्त की है। सर अपने बाल्यकाल से ही काफी प्रतिभाशाली, उत्कृष्ट और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हायर सेकेंडरी परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके भारत वर्ष से और भारत की गवर्नमेंट से उसके लिए उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किया था। साथ ही साथ सर ने M.Pharm में यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय लेवल पर जो स्वर्ण पदक है वो भी सर ने प्राप्त किया। सर के पास स्नातक तथा परास्नातक स्तर पर लगभग 34 वर्षों का एक बहुत ही बड़ा अनुभव प्राप्त है। साथ ही साथ सर ने 3 वर्ष का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करने का भी जो है अनुभव जो है वो प्राप्त किया है। इसके अलावा अध्ययन अध्यापन के साथ ही साथ सर ने हाइड्रोट्रॉफी और सॉल्युबलाइजेशन, सॉल्वेंसी के जैसे टॉपिक्स के ऊपर अपने रिसर्च को किया, और इन रिसर्च में उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। सर का इस क्षेत्र में भारत ही नहीं अपने पूरे विश्व में जो स्तर है रिसर्च का वो अग्रणी स्तर पर है। और सर ने करीब 190 रिसर्च पेपर्स विभिन्न ख्याति प्राप्त जर्नलों में प्रकाशित किए। कई सारी सर ने किताबें भी लिखी हैं, और साथ ही साथ 200 से अधिक विषय विशेषज्ञ के तौर पर लेक्चर्स भी सर ने प्रोवाइड किए हैं। 150 से अधिक पेपर सर ने विभिन्न सेमिनारों, कॉन्फ्रेंसेस में प्रस्तुत किए हैं, और तथा सर के मार्गदर्शन में
करीब 72 स्टूडेंट्स ने एमफॉर्म की तथा 3 छात्रों ने पीएचडी की जो उपाधि है वो भी प्राप्त की है। सर को भारत सरकार द्वारा 3 पेटेंट्स भी हासिल हैं। सर ने विभिन्न प्रशासनिक पदों जैसे कि डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी आरजीपीवी भोपाल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट SGSITS इंदौर, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर एंड आरजीपीवी भोपाल के बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर के रूप में भी काफी कार्य सर ने किया है। इसके अलावा सर कई सारी संस्थाओं जैसे कि APTI, इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के लाइफ मेंबर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तो सर का योगदान फार्मेसी क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा है, और ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी हमारे सर, अनुभवी सर को हम लोग अपने साथ ला करके बहुत ही धन्य समझ रहे हैं। और अब हम सर से चाहेंगे कि जो हमारी प्रश्नोत्तरी का सिलसिला है वो हम शुरू करें। तो दर्शकों, आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न सर के लिए होगा, जो कि आपके द्वारा हमारे जितने भी दर्शक हैं वो चाहते हैं कि ये प्रश्न सबसे पहले उन्हें पता चले, क्योंकि हमारे दर्शकों में काफी सारे छोटे बच्चे भी हैं जो कि अभी बी फॉर्म में पढ़ रहे हैं या एम फॉर्म कर रहे हैं, और वो भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से सर आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो आपकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर जरूर। सबसे पहले मैं जन्म लूंगा, और मैंने जन्म लिया 9/8/58 को सागर में, मध्य प्रदेश में। जन्म के बाद में बड़े होते हैं अपन, प्राइमरी शिक्षा हुई हिंदी मीडियम से हुई, फिर उसके बाद में 7th से 11th तक में CR मॉडल स्कूल है सागर में, एक रिनाउंड स्कूल थी, उसमें मैथ्स मतलब उसमें एडमिशन लिया। उसमें फिर जो अपन सब्जेक्ट लेते उसमें मैंने मैथ्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया था। फिर इसके बाद में जो रिजल्ट आया 11th का, जो मैट्रिक परीक्षा, ये जो आपके 11th की जो परीक्षा होती है, तो उसमें हमको 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन भी आए थे, और जैसा कि आप बता ही चुके हो, एक अच्छे परसेंटेज नंबर आए थे। इसके बाद में मैंने अप्लाई किया था BE के लिए, भोपाल मौलाना आजाद कॉलेज जो है MSc की भोपाल, उसमें हमारा यानी सिलेक्शन हो गया था BE करने के लिए। लेकिन हमारे फादर नहीं चाहते थे कि उनके आंखों के सामने से मैं जाऊं कहीं बाहर पढ़ूं। उस समय पे इतना ज्यादा वो एडवांसमेंट वगैरह नहीं था, जैसे आज अपने बच्चे वगैरह, आज अपन चाहते वो अच्छी से अच्छी जगह स्टडी करेंगे, वो तो उस समय इतना नहीं था। तो फिर ये सोचा गया कि भाई अगर ठीक है BE नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए। उस समय तक मैं फार्मेसी में नहीं जानता था। फिर कुछ लोगों ने बताया कि सागर में सबसे अच्छा फार्मेसी डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर उसके बाद नहीं तो फिर जियोलॉजी वगैरह है और ये वो है। तो उस समय टेस्ट होता था इंडिया लेवल पर, ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में टेस्ट लिया जाता था। उसके द्वारा 32 कैंडिडेट्स रहते थे, उनका सिलेक्शन होता था, जिनमें कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी रहते उसी में शामिल। तो एनीवे एक टेस्ट होता था। अब हमको कहा गया कि टेस्ट दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने पढ़ाई यानी कोशिश मतलब पढ़ाई की, तैयारी की उसकी अच्छी, और उसके बाद में टेस्ट भी दिया। टेस्ट में देने के बाद मैं जब आया तो मेरे को लग रहा था मेरे को तो 65% के करीबी नंबर मिलेंगे, मेरे से आगे तो बहुत सारे लोग निकल जाएंगे वगैरह। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया उसमें पता चला कि पूरी इंडिया में सेकंड लेवल यानी सेकंड पोजीशन थी मेरी, यानी पूरी इंडिया में, मतलब सभी को इसी तरीके के नंबर मिले थे, तो मैं उसमें सेकंड। तो एनीवे हमारा सिलेक्शन हुआ। अब B फार्म चालू हो गया, फर्स्ट ईयर चालू हो गई। अब मैं तो आया था हिंदी मीडियम से टोटल, तो 2-3 महीने तो कुछ समझ में सही नहीं आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब एनीवे जो टीचर लिख देते थे बोर्ड पे तो लिख लेता था कॉपी में, तो ऐसे करके। लेकिन धीरे धीरे फिर अच्छी प्रैक्टिस हो गई और ये सब कुछ हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जिनका सिलेक्शन होता है, अगर कोई मैथ्स पढ़ के आता है तो उसको बायोलॉजी पढ़ना पड़ती थी, और जो बायोलॉजी पढ़ के आता था वो मैथ्स पढ़ता था। तो वो जो नंबर फर्स्ट था, यानी जो मेरी सेकंड पोजीशन थी ना इंडिया लेवल पर, उससे फर्स्ट पोजीशन वाला, वो बॉम्बे से आया था पढ़ के। उसने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ी थी, तो उसने स्कोर करने के हिसाब से, और कोई भी होगा तो ऐसे ही करेगा, तो उसने मैथ्स से आपसे कर ली। तो अब क्या हुआ कि मेरे को बायोलॉजी पढ़ दे, तो बायोलॉजी की स्कोरिंग नहीं रहती है, अपन जानते हैं। तो एनीवे फर्स्ट ईयर में ऐसे तो मैं मेहनत करता ही था, लेकिन फर्स्ट ईयर में हम दोनों के बीच में मैं सेकंड पोजीशन वाला था, वो फर्स्ट पोजीशन वही मुंबई वाला अशोक काउटूर करके था, उसकी फर्स्ट पोजीशन थी। और ये जो नंबर का डिफरेंस था ये काफी था।
अब उसके बाद में क्या हुआ कि मैं एक्चुअली ऑटो वगैरह से या टेम्पो वगैरह से, एक्चुअली आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, तो एनीवे हम ऑटो से या टेम्पो वगैरह से जाते थे। यूनिवर्सिटी हमारे घर से करीब 5-6 किलोमीटर थी। तो एक बार मैंने क्या किया, सेकंड ईयर की बात चल रही है, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। अब मैंने देखा कि एक ऑटो के पीछे लिखा था कड़ी कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूरदृष्टि, इस तरीके का लिखा था। के अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ तो भी लिखा था। मेरे को वो कुछ बात वो जज कर गई। मैंने कहा यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या किया, जो रफ कॉपी होती ना हर सब्जेक्ट की कॉपी पर, मैंने ये चीजें लिख ली और उस समय से मैंने मेहनत करना शुरू किया। अच्छी अच्छी पढ़ाई की। सेकंड ईयर में मैंने टॉप किया, थर्ड ईयर में किया, फोर्थ ईयर में किया, लेकिन 3 साल, वो जो 1 साल का जो फर्स्ट ईयर का डिफरेंस है वो मैं पूरा नहीं कर पाया। ओवरऑल टॉपर वही था, लेकिन एनीवे फिर बाद में चलिए ये बात तो ऐसी हो गई। अब इसके बाद में अब एम फार्मा शुरू हो रहा है, वही एम फार्मा डिवीजन फार्मास्यूटिक्स ब्रांच ले ली, ये चलता रहा। और फिर इसमें एम फार्मा, जैसा कि आपने बताया कि एम फार्मा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, तो ये सब चीजें हुई शुरू। अब इसके बाद में टीचिंग के बाद में ये पूरी सब हो गई। इसके बाद में क्या हुआ कि अब नंबर आता है जॉब का। तो ड्यूरिंग इसी पीरियड में एम फार्म करते में क्या हुआ कि हम लोगों ने एक हरपनाहल्ली में SCS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उसका विज्ञापन निकला कोई पेपर में। तो हमारे 5-6 साथी लोग बोले कि यार चलो अपन लोग घुमाते हैं, वो इंटरव्यू के लिए बुलाया है। टेलीग्राम चलते थे उस समय, तो टेलीग्राम जी आया जी तो सब लोग बड़े खुश हुए। मैंने कहा चलते हैं, कम से कम वो आने जाने का खर्च देंगे तो अपन लोग घुमाएंगे। तो ऐसा करके अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कर दिया तो उनका आ गया कि आप लोग यानी सिलेक्टेड, कम और एंड ज्वाइन। चले गए, चलो अब इतने सारे फ्रेंड्स से चले गए इस तरीके से। फिर उधर पे कुछ समय काम करके फिर उधर से फिर मैं एक कंपनी, जैसा कि आपने भी बताया था, मार्तंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, वहां पर मैंने वो काम किया। उसके बाद में क्या हुआ, फिर PhD करने के लिए मैं सागर आया। सागर आया तो सागर में जो है PhD मैंने एक कुछ सस्पेंशन वगैरह पर काम करना था। अब उतना मन नहीं लगता था PhD में उस समय। तो फिर मैंने, और मेरा दिमाग तो भगवान की कृपा से चलता ही था और अभी भी चलता है और चलता रहेगा भगवान की कृपा से। तो क्या हुआ कि मेरे फादर को के पास कुछ आयुर्वेदिक की बुक्स वगैरह रहती थी, उनको भी मैं ऐसे ही पढ़ता रहता था। तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि यार जैसे ये संतरे का रस है, मौसमी का रस है या पाइनएप्पल जूस है, इनमें जो चीजें रहती हैं अगर उनको अपन डालें तो क्या ऐसे ही टेस्ट आएगा। तो ऐसा करके मैंने बुक्स में यानी ये देखना शुरू किया इसमें क्या क्या रहता है। तो ऐसे करते करते, यानी मैं आपको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, तो अब करते करते मैंने साइट्रिक एसिड और फ्लेवर्स वगैरह डाल के, प्रिजर्वेटिव डाल के, एक जैसा रसना आता है, अगर सब लोग जानते होंगे, जी रसना में एक पाउडर आता है, एक लिक्विड आता है, लिक्विड तो आता ऐसा है। एक हाँ, मैंने एक बहुत अच्छा ऑरेंज, फिर आपका फिर ये पाइनएप्पल, लेमन और खस और गुलाब, ये 5 फ्लेवर के वो वही चीज डेवलप थी और उनको उसी तरीके से सॉलिड पाउडर को लगा और पैकिंग करके एक शुरुआत की काम की। मतलब अभी PhD के लिए आया हूँ, लेकिन अभी ये वाली PhD चल रही। तो अब इससे क्या हुआ कि हमें बड़ा अच्छा फार्मूला मिल गया और फिर उसके लिए मैंने क्या, मेरी वाइफ वगैरह थे, हम लोग सब बहुत, मतलब मैंने बताया था मिडिल परिवार से हूँ, मेहनत की, शुरुआत में चलाया करा, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके काफी अच्छा चलने लगा। फिर क्या हुआ, मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ ये सब चीजें। फिर इसके बाद में अब क्या हुआ कि हमको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी। तो रॉ जी मटेरियल में इंदौर से लेने आता था। तो मैंने सोचा, इंदौर में वैकेंसी निकली थी, जो अभी हूँ मैं इधर, यहाँ वैकेंसी निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेक्चरर की। तो मैंने सोचा यार कि अपन उधर पे जॉब भी करेंगे, यानी लेक्चररशिप भी करेंगे और अपना ये भी चलाएंगे रसराज के नाम पे। तो ऐसा करके इधर आए, इधर अपॉइंटमेंट हो गया। तो 1988 में ज्वाइन कर लिया इधर। अब अपन ये बी फार्म में चल रहा है, सॉरी अब ये लेक्चरशिप चल रही है। इसके बाद में अब क्या हुआ कि हमारा मन इसी में लगा था, ये साइड बिजनेस करता था, ये इसका सॉफ्ट ड्रिंक कंसंट्रेट का करते करते फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं एक दूसरे साइड बिजनेस पर जुड़ गया। अब उसको मैं अभी नाम से अभी नहीं बताना चाहूंगा। एक दूसरा साइड बिजनेस जो 12 महीने चलता है, ये था सीजनल, 3-4 महीने चलता था। तो ऐसे करते करते भगवान के कृपा से पैसे पैदा हुए, फ्लैट खरीदा वगैरह वगैरह, ये सब हुआ। अब बात ये आती है कि PhD उस समय तक हम क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरा मन इन चीजों में लगा हुआ था। अपने पीरियड वगैरह पूरा लेना, सब कुछ करना, लेकिन साइड में ये चलता जाना, ये चलता रहा। फिर उसके बाद में 2004 में, हाँ एक और चीज बताऊंगा, हमारे यहाँ में एक साथी है डॉक्टर TR सैनी, हम लोग साथ में ही पढ़े हैं, एम फार्म बी फार्म साथ में किया हम लोग। तो वो बोले कि
और हमको यानी हमको ये फिक्र नहीं थी कि मेरा प्रमोशन के लिए जो अपन को चाहिए पड़ता ना, विंटर स्कूल प्रोग्राम करो, समर स्कूल जी, प्रोग्राम, जी। उसकी ज़रूरत पड़ती है। मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं थी, मैं तो अपने धंधा और ये चलता रहा। उनने हमको चेताया तो ये मैं उनको धन्यवाद दूँगा कि उनने हमसे बोला कि ये करो, नहीं तो फिर ये प्रमोशन नहीं होगा। तो एनीवे इस तरीके से प्रमोशन हुआ। फिर 2004 में एक वो आ गया कि रीडर, अभी मैं रीडर नहीं हूँ। अब रीडर 2004 में आया कि बिना पीएचडी के रीडर नहीं बन सकते, जो आज एसोसिएट प्रोफेसर अपन जी, जी। बोलते हैं। जी। अब ये मजबूरी हो गया। अभी तक खूब कमाते रहे, वही साइड बिज़नेस में ये करते रहे, उसी में मन लगा था। अब मजबूरी हो गई कि नहीं तो फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए फिर मैंने जो है कि पीएचडी करने के लिए मैंने सोचा। तो पीएचडी करने में फिर वो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर डॉक्टर एस सी चतुर्वेदी थे हमारे यहाँ एचओडी, यानी एसजीएसआईटी इंदौर में, उनको मैंने गाइड बनाया। डॉक्टर एन के जैन सर सागर वाले, उनको को गाइड बनाया और उस पर काम शुरू किया पीएचडी पे। अब पीएचडी पे काम किया तो उसमें क्या हुआ कि हमको जैन सर बोले, एक्चुअली मैं फार्मास्यूटिक्स का था, तो जैन सर बोले कि आप हाइड्रोट्रॉपी से इंजेक्शन बनाओ। तो उस समय तक मेरे को 15-16 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, टीचिंग एक्सपीरियंस। मुझे थोड़ा-सा मन में ये लगा कि यार अपन एक ड्रग का अपन इंजेक्शन बनाएँगे तो थोड़ा मेरे को कम अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने बनाया और अपन असिस्टेंट या लेक्चरर होके और अपन ये करेंगे तो थोड़ा कम जम रहा था। हमने सर से कहा कि 2 ड्रग लेके सर बना लेते, कम से कम एक कुछ नवीनता आ जाए। तो 2 ड्रग जी। लेके और हाइड्रोट्रॉपी से इंजेक्शन बनाना था। तो हुआ क्या, उसमें एनालिसिस वगैरह की परेशानी आई। और अब लेकिन हमारा हाइड्रोट्रॉपी पर काम शुरू हो चुका था। मैं सॉल्युबिलिटी वगैरह चेक करने लगा था। अब देखा आइबुप्रोफेन की सॉल्युबिलिटी, जैसे कुछ लोग अभी इसमें नहीं जानते हैं हाइड्रोट्रॉपी क्या होता है। जैसे सोडियम बेंजोएट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाओ, मान लो 30%, 25%, उसमें कई कॉटन सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दीज आर सम ऑफ जी। द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्युबलाइजेशन। अब ये हुआ, अब करते-करते आइबुप्रोफेन की सॉल्युबिलिटी भी हम देख चुके थे कि सोडियम बेंजोएट बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। अब हुआ क्या, यही जो एक आप ये भी पूछोगे बाद में कि स्टूडेंट्स को हम क्या बताएँगे, तो मैं अभी भी थोड़ा-सा बताऊँ कि अब हमारा ये कैसे दिमाग चला और क्या किया वो देखिए बात। अभी इंजेक्शन का सेलेक्ट हुआ था कि 2 ड्रग का एक इंजेक्शन किस तरीके से डेवलप करना। एक हमारे यहाँ सीमा कपासिया करके एक एम्पावर स्टूडेंट थी, वो आई, वो साइन कराने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब हमारे यहाँ शिशु होते तो उस पे साइन करना पड़ता है। तो जी। उसने जब साइन कराया तो हमने कैजुअली पूछा, एक्चुअली मैं तो फार्मास्यूटिक्स का, वो केमिस्ट्री की, उसको एनालिसिस कर रही थी। हमने उससे ऐसे ही पूछा ये क्लोरोफॉर्म काहे के लिए यूज कर रहे हो, क्यों इश्यू करा रहे हो? उसने कहा कि सर हम लोग आइबुप्रोफेन टैबलेट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने ऐसे ही कैजुअली पूछा कैसे कर रहे हो, क्योंकि वो हमको तो ये मालूम नहीं, याद नहीं, जी। मैं तो फार्मास्यूटिक्स से कहा। उसने बताया कि सर पहले आइबुप्रोफेन की टैबलेट को क्लोरोफॉर्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्लोरोफॉर्म को एवापोरेट आउट कर देते हैं और रेसिड्यू को इथेनॉल में रिडिसॉल्व करके और उसको NaOH से टाइट्रेट कर लेते हैं। तो वो जब चली गई तो मेरे मन में दिमाग कैसा चला, वो ये रिसर्च माइंड देखिए अब आप। हमने सोचा कि जब सोडियम बेंजोएट का सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी एनहांस करता है आइबुप्रोफेन की, तो क्या हम सॉल्यूशन बना के सोडियम बेंजोएट में क्या टाइट्रेशन कर सकते हैं, यानी बिना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के? तो ऐसा जब सोचा और मैंने किया तो सही रिजल्ट आ गए। क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बता दूं, ये सोडियम बेंजोएट वगैरह जो भी चीज हाइड्रोट्रॉपिक एजेंट है, ये सॉल्वेंट जैसा ही काम करते हैं। और इसको जी। मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वो लेक्चर जैसा हो जाएगा, तो मैं अभी ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। तो इस हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्यूशन से मैंने फिर बहुत सारे ड्रग्स को, चाहे आपका एस्पिरिन हो, चाहे आपका एसिक्लोफेनाक, बहुत सारे एसिडिक ड्रग का जिनमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लगता था फार्माकोपिल मेथड में, उनको मैंने टाइट्रेशन कर करके इसी में हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके कर दिया। उसमें ब्लैंक डिटर्मिनेशन वगैरह वो सब ब्लैंक कैरी आउट करना पड़ता था, वो हम सब करते थे। तो अब हमारे दिमाग में क्या आया कि, और हाँ, ऐसे ही करते करते फिर यूवी एस्टिमेशन पे शुरू कर दिया मैंने। बिना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के वाटर सॉल्वेंट ड्रग को लिया, सोडियम बेंजोएट 292 से वो इंटरफियर नहीं करता, तो ऐसे ड्रग सेलेक्ट किए जैसे मेट्रोनोडाजोल 320 पर, नेप्रोक्सेन 324 एनएफ पर वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से शुरू कर दिया, तो उनका यूवी एनालिसिस शुरू कर दिया। अब मेरे को लगा यार अब अपन को टाइटल चेंज कर देना चाहिए। फिर हमने जैन सर से बोला, जो हमारे को-गाइड थे इनके जैन सर, हमने कहा सर मैं चाहता हूँ कि अब भले मैं फार्मास्यूटिक्स करता, लेकिन मैंने कहा कुछ मैं एनालिसिस का पार्ट करूंगा, कुछ फार्मास्यूटिक्स का करूंगा, फार्मूलेशन भी बनाऊंगा बाद में। तो ऐसे करके टाइट्रीमेटिक एनालिसिस में ना केवल एपीआई बट उनके डोसेज फॉर्म, टेबलेट कैप्सूल वगैरह, उनको भी एनालिसिस कर, बहुत सारे ड्रग का कर लिया, यूवी एनालिसिस कर ली। फिर हमने जो है ना, मतलब ये तो टाइट्रीमेटिक मेथड में एनालिसिस में टाइट्रीमेट्री और यूवी एनालिसिस जोड़ दिया और वहाँ फार्मूलेशन भी बना दी।
तो जिससे कि फार्मास्यूटिक्स वर्क भी हो जाए, ऐसे करके और पीएचडी अवार्ड हो गई। मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये नई शुरुआत है। हाँ, एक और चीज, फार्मुलेशन के फील्ड में, फार्मास्यूटिक्स फील्ड में मैंने एक नई चीज की, हाइड्रोट्रॉपिक सॉलिड डिस्पर्सन बनाए बिना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के। मेरी जो आज रिसर्च है उसमें ज्यादातर हमें बिना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन चीजों पर मैंने बहुत ध्यान दिया। और इको फ्रेंडली मेथड, ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन फार्मेसी जो आप बोलते हो, उन पर काम किया है कि बिना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के हम क्या क्या और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एनीवे अब अपन आ गए यहाँ पर कि अब पीएचडी हो गई। अब पीएचडी, हाँ एक और बात, जब मैंने ये टाइटेमेटिक एनालिसिस वगैरह की है, तो उस समय क्या हुआ कि आईपीसी जो कॉन्फ्रेंस होती है वो कैलकाटा में होने वाली थी। हमारा मन हुआ कि ये जो मैंने मेथड निकाली है ये अपन जाके और वहां पर साइंटिस्ट लोगों के सामने अपन डिस्कस करें। तो मैंने क्या किया, 5 पेपर अलग अलग भेज दिए वहां, कि कोई ना कोई के हाथ, होता क्या है कि जब ये सिलेक्शन होता है ना, तो अब किसके हाथ में पड़े, कौन उसको सिलेक्ट करे, किसको अच्छा लगे किसको ना लगे। तो हमने कहा 5 इसलिए भेज दो कि कम से कम एक हो जाएगा, तो अपन जाके उसको पढ़ेंगे उधर। 5 नहीं हुए सिलेक्ट, 5 सिलेक्ट नहीं हुए, तो मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ। मैंने कहा यार, और जबकि इतनी अच्छी चीज उसको समझने वाला नहीं था। तो क्या हुआ, उसके थोड़े दिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक जेपी श्रीवास्तव सर डायरेक्टर थे। तो हमारी बेटी सेंट रेफेल स्कूल में पढ़ती थी उस समय, तो उसके पेरेंट के नाते हमको उधर बुलाया गया था, क्योंकि उनके यहाँ वो काउंसलिंग वगैरह से संबंधित बातें की जाना थी। तो हमारे जेपी श्रीवास्तव सर जो थे ना, उनने एक बात बताई थी उस समय, ये हम बता रहे जब वो सिलेक्शन नहीं हुआ 5 पेपर का, उसके पहले की। तो उनने ये बताया था, उनके बात के दौरान में स्टूडेंट को बता रहे, वो बच्चों को, कि एक कोई केमिस्ट्री में किसी को नोबेल प्राइज मिला है, तो उसकी बात वो बोले कि 10 साल तक किसी ने सुनी नहीं। उन्होंने ये समझाया एक्चुअली कि जो रिसर्च करता है उसका लेवल, उसका जो एवेल्युएशन करने वाले होते हैं उनके लेवल से ऊंचा होता है जी। तो उनकी ये बात हमें ध्यान रही। तो वो जब 5 पेपर सिलेक्ट नहीं हुए, तो हमने सोचा यार, पहले तो बहुत दिमाग खराब हुआ था, मैंने बताया ना। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार, उनने सिलेक्ट नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी चीज अच्छी नहीं है। फिर हमने शुरुआत की पब्लिकेशन की। मैंने एक पेपर, सबसे पहले मैंने कहा यार अपन छोटे बड़ी जर्नल में ही हो जाए, एक छाप तो डल जाए कि अपन हाइड्रोट्रॉपी से एनालिसिस कर सकते हैं बिना ऑर्गेनिक साल में। तो मैंने इंडियन फार्मासिस्ट जो होता है ना, उसमें भेज दिया, इसमें पब्लिश हो गया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। फिर ऐसे करते करते हमारे 8वां पेपर यानी पब्लिकेशन शुरू हो गया। शुरू में मैंने विदेशों में भेजा, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ कह के और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसको अपन बोल सकते हैं रिजेक्ट करना। ओके, अब यहाँ पर एक हमारा 8वां पेपर था इंडियन फार्मासिस्ट, ये इंडियन ड्रग्स जर्नल में, उसमें पब्लिश हुआ। और एक बहुत छोटा पेपर था वो, उसमें हमने क्या बताया था कि आईबू ये ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स का एनालिसिस, ओफ्लॉक्सासिन वाटर इनसॉल्युबल ड्रग होता है, उसकी टैबलेट का एनालिसिस सोडियम बेंजोएट के सॉल्यूशन से करके बताया। 2.5 पेज का, 2.5 पेज का शॉर्ट कम्युनिकेशन था। और उनका 12 इश्यूज आते हैं पूरे साल में, तो सामने ऐसे ही देखे थे, 12 इश्यूज में करीब 50-52 रिसर्च ये एनालिसिस के पेपर थे। उन पेपर में इस पेपर को उन्होंने टॉप यानी बेस्ट पेपर अवार्ड दिया था 2005 में। तो इडमा बेस्ट रिसर्च अवार्ड इसको मिला। हमको बड़ी खुशी हुई कि इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स लोगों ने, या जो भी अपन कहें, उनने इस चीज को समझा, हमारी रिसर्च को समझा। और हमें इतनी खुशी होती थी, हर दूसरे दिन और ज्यादा खुशी होती थी। और अवार्ड लेने भी गया मैं, भले बहुत बड़ी बात नहीं है, आज लोग सोचे, स्टूडेंट वगैरह कोई भी सोचे कि ये कोई बहुत बड़ी बात, लेकिन मेरी खुशी कि किसी ने समझा हमारी चीज को, और ऐसा करके मैं गया उधर, अवार्ड भी लिया। उसके बाद हमारे बहुत सारे पेपर पब्लिश्ड भी हुए, और हमारे स्टूडेंट्स को कहीं फर्स्ट प्राइज, कहीं सेकंड प्राइज, कहीं थर्ड प्राइज, इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। तो अब ये पीएचडी हो गई और ये सब चीजें हो गई। अब इसके बाद में अब हमें और क्या बताना है अभी अपने घर पे। हाँ, अब अभी हाँ पीएचडी रुको, अभी पीएचडी हाँ चल रही, हाँ हो गई 2008 में पीएचडी हो गई। और मैं ये बन गया, आपका रीडर भी बन गया, और साथ के साथ में प्रोफेसर भी बन गया, क्योंकि ड्यू चल रहा था ये सब, तो प्रोफेसर हो गया। तो इस नहीं शायद बाद में हुआ, जो भी है, मतलब वो पीएचडी हो गई। और उसके बाद में अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा जो पैसे कमाने में जो साइड बिजनेस चलता था, जब से मैंने 2004 से रिसर्च में दाखिला लिया और शुरू की, उसके बाद में मेरे को रिसर्च में जो मजा आता था, फिर मैंने साइड बिजनेस को साइड में कर दिया, खत्म कर दिया। आज 15, 16, 17 साल हो गए, वो धंधा ही बंद कर दिया और सब कुछ कर दिया, कोई धंधा नहीं रखा। फिर केवल रिसर्च में करता था, और उसमें लोगों को बताता था, ये लेक्चर वगैरह देना, और ये सब चीजें चलती थी। फिर अपने स्टूडेंट्स को भी
पर काम कराता था, और ऐसे ही करते-करते अभी बताना बहुत ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ। नहीं ठीक करते है। देखिए, ये जो हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्युबलाइजेशन है, ये हमने नहीं चालू किया, 100 इयर्स ओल्ड कॉन्सेप्ट है। न्यूबर्ग वगैरह ने 1916 वगैरह में ये चालू किया था नया शब्द, तो उनने ये चालू किया हाइड्रोट्रॉपी पर शब्द। और एनीवे, अच्छा एक काम करो, इसको इधर थोड़ा रोकना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि बाद में भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना। तो एनीवे, तो इस तरीके से ये है। और मैंने फिर रिसर्च फील्ड में बहुत, भगवान की ऐसी कृपा है, ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है कि हमसे कुछ ऐसा वर्क हो गया कि जो शायद मैं पहले करता टाइमली तो शायद नहीं हो पाता। तो एनीवे चलिए, जी अब आप, अच्छा हाँ, पारिवारिक अभी बताना है। जी जी हाँ, परिवार के बारे में भी बताना है। तो हमारा, मैंने बताया, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारी मदर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन वो हमारी 7-8 साल की उम्र में ही वो शांत हो गई थी। लेकिन उनका एक था कि वो, उनको हमारा कुछ, उन्हें देखा होगा हमारे अंदर, वो नहीं कि तुमको तो हम ज़रूर पढ़ाएँगे, चाहे हमको जेवर बेचना पड़े। जी सर। एनीवे, वो शांत हो गई, उसके बाद मेरा ये सब चलता रहा। और मैं अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। मतलब कैसी सेवा? उनको पैर दबाने का शौक था, और मेरे को पढ़ने का भी बहुत शौक था। तो मैं पढ़ता जाऊँ और पैर भी दबाता जाऊँ, कि सब कुछ करता था। कभी लाइट चली जाए, पंखा नहीं रहे तो उनको पंखा जाए, मतलब ये सब सेवा खूब की मैंने। तो आज बड़ों की सेवा का ये रिजल्ट है कि आज जो जो कुछ भी हूँ, सब उन लोगों की देन है, और कुछ ऊपर वाले की कृपा है, ये सब चीजें हैं। फिर उसमें और भी चीजें हमारी, फिर मैं क्या मंदिर भी जाता था। बी फॉर फर्स्ट ईयर से ही या सेकंड ईयर से मैंने मंदिर जाना शुरू किया, यानी धार्मिकता भी काफी थी। और अभी अभी भी भगवान की सेवा में 1 घंटे 1.5 घंटे तो मैं देता हूँ। ये भी जरूरी रहता है, हर चीज के साथ में ये फील्ड भी जरूरी है। तो इस तरीके से। और फिर हमारे 6 भाई 6 बहन की एक टीम थी, क्रिकेट टीम जो भी तो 6 भाई 6 बहन थे हम लोग। तो ऐसे करते करते चलिए, तो ये हो गया। हाँ, फिर एक और चीज बताना इम्पोर्टेंट है कि एक तो हमने बताया कि हमारी वाइफ का भी बहुत सेक्रीफाइस रहा, जिन जो भी चीजें मैंने की उसमें वाइफ ने बहुत सेक्रीफाइस। हमारे बच्चे वगैरह भी, जब मैं पीएचडी करता था तो मैं अपने उसी में उलझा रहता था। तो हमारे बच्चे भी, और या कभी लेक्चर देने जाता था तो बोलते, पापा आप इतना एग्जर्शन क्यों करते हो? हम बोलते हैं, देखो बेटा, हम तुम ही लोगों के लिए नहीं बने, हमें कुछ वर्ल्ड के लिए भी करना है। तो एनीवे, ये सब हमारी भावनाएं थी। तो ये सब चीजें, हाँ, फिर इस पे, हाँ, ये बताने वाला था कि जब मैं पढ़ रहा था, मैंने बताया ना, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। उस समय रेमिंगटन की वैल्यू 1500 रुपए थी। हमारे जी ब्रदर ने हमें कभी दुकान पर, हमारे फादर ब्रदर इन लोगों ने कभी हमको दुकान का नहीं कहा कि तुम्हें दुकान पर भी बैठा। हमारे होलसेल किराने की दुकान थी, लेकिन उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं, और मैं जाता भी नहीं था, मैं केवल पढ़ने में अपना लगा रहता था। तो लेकिन उन्होंने वो रेमिंगटन बुक भी लाके दी, मतलब उनका ब्रदर का, फादर, इन सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। तो चलिए, ये पारिवारिक चीजें थी हमारी। और हाँ, एक और चीज, हमारा बेटा है, वो मैनेजर है बीपीसीएल कंपनी में। उसकी 2 बेटियां हैं, और एक बेटी है, वो सिंगापुर में है। उसके हस्बैंड है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फेसबुक में सिंगापुर में है। तो उसकी भी एक बेटी है। तो इस तरीके से हमारा ये पारिवारिक जानकारी आपको दी। धन्यवाद सर। सर जैसा आप ने कहा और आपने जितनी भी अपने बेहतर तरीके से भी जो चीज़ें हमें बताई हैं, वो हमारे जो स्टूडेंट, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको काफ़ी प्रेरित करेंगी कि चुनौतियाँ आती रहती हैं, हम चुनौतियों से किस प्रकार से लड़ करके उनसे अपना हक छीनते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने बताया कि इंग्लिश की प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, तो ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है इस समय के बच्चों के साथ भी, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों से या हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे बहुत सारे आते हैं अभी भी। और उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 साल 2-3 महीने जब वो बिता लेते हैं तो अपने आप जो चीज़ें वो समझ में आने लगती है। लेकिन उन्हें आपने जैसे कहा कि लगन लगानी पड़ती है और चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ती हैं, तभी जा करके वो अच्छा कर सकते हैं। सर इस प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपने अपने प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ फार्मेसी में किस प्रकार से आ पाए और वहाँ आपने क्या किया और क्या चुनौतियों और संभावनाओं को आपने पूरा किया। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि सर आपका जो पसंदीदा कार्य क्षेत्र है वो फॉर्मुलेशन और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और उसका इवैल्यूएशन रहा है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि इस क्षेत्र में जो बच्चे अभी रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे बी.कॉम फाइनल ईयर के बच्चे हैं या एम.कॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं, अगर वो चाहें तो इन क्षेत्रों में क्या संभावनाएं हैं, यहाँ पर क्या आवश्यकताएं हैं और किस प्रकार से हम इनको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, कृपया हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। ओके, ओके।
देखो सब मैंने अपनी जो हाइड्रोट्रॉपिक मेथड का जो एप्लीकेशन पार्ट, हाइड्रोट्रॉपी तो 100 साल पुरानी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको लगाया और इसको फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड आप कह सकते हो, और इसको आज इंडिया में इतने रिसर्च पेपर में देखता हूँ, और बहुत 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 कॉलेजेस में ये काम होने लगा, इवन विदेशों में भी होने लगा ये काम, यानी बिना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एनालिसिस करना। तो स्टूडेंट्स जो है ना, इस तरीके से मैं अभी और भी डिटेल में बताऊं, चलो अभी बता देता हूं। जैसे हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्यूशन का यूज करके आप लोग टाइट्रीमेटिक एनालिसिस करते हैं, यूवी एनालिसिस कर सकते हैं। आपका रिवर्स फेज एचपीएलसी, मैं एचपीएलसी विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक रेमी मैडम है साउथ में आपका त्रिवेंद्रम में, सी इज असिस्टेंट प्रोफेसर, सी इज डूइंग पीएचडी। उनने हमारे रिसर्च पेपर देखे होंगे, उसमें हमारा नाम था, तो उनने हमको फोन लगाया कि सर अगर मैं इस पर पीएचडी करूं हाइड्रोट्रॉपिक मेथड पे तो आप हमें मदद करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल करूंगा मदद। तो उनने वो हमने जब एक्सेप्ट कर लिया है ना, उनकी कंसेंट उनने हमसे ले ली, तो उनने फिर चालू कर दिया पीएचडी। पर उनको 15-15 20-20 मिनट आधा घंटा तक मैं समझाता था फोन पर। तो वही हमने जो बताया ना, हमारे बच्चे लोग कभी वाइफ बोलते थे कितना बातें करते रहे, तो रोज, क्योंकि कभी रोज फिर दूसरे दिन फिर कुछ बातें पूछे, तो ऐसा उनको मैं ट्रेंड करना था। एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ कि इस तरीके के बहुत सारे टीचर्स और रिसर्चर्स तैयार हो जो इस टाइप ऑफ वर्क कर सके। तो मैं बिल्कुल इसमें पीछे नहीं हटता था, और आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, और उनको मैं बिल्कुल एंटरटेन करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ कैसे करें। तो मैं ये बता रहा था कि उनने ऐसा करते करते यूवी एनालिसिस करने के बाद में उनने कहा सर एचपीएलसी, तो हम सेफिक्सिम टेबलेट का एनालिसिस मैं एक कंपनी में जाके देख चुका था, मैं खुद नहीं जानता हूँ, मैंने बताया कंपनी बोले तो कंपनी नहीं, यानी वो एनालिटिकल लैब थी, वहां जाके करवाया जी हमारे तरीके से। तो उसमें कुछ थोड़ी सी एरर बार बार आ रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों आ रही है। फिर ये काम हमने फिर वो रेमी मैडम को बोला, हमने कहा आप तो सेफिक्सिम टेबलेट का एनालिसिस रिवर्स फेज एचपीएलसी करो, उसमें आप यूज करिए 4% सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन। तो उनने यूज किया, तो 4% से शायद उनका काम नहीं हुआ, तो उन्हें 6% सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन से रिवर्स फेज एचपीएलसी की, तो उससे उनको रिजल्ट मिल गए। और उसके बाद में फिर उन्हें और भी बहुत और ज्यादा पैरामीटर के साथ में दूसरे पब्लिश पेपर कराए जो ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं। और उसमें उन्होंने क्या किया कि जैसे एक और उनका उदाहरण बता दें, टेबलेट कंटेनिंग 2 ड्रग्स, डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पैरासिटामोल कंबाइंडली, इसको एनालिसिस किया उन्होंने 5% यूरिया सॉल्यूशन एज मोबाइल फेज बाय रिवर्स फेज एचपीएलसी विदाउट एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो एक्चुअली मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ कि इस तरीके से आज नए रिसर्च अगर आज स्टूडेंट्स करना चाहें तो टीएलसी, आप टीएलसी कर सकते हो। और एक और चीज बताऊंगा मैंने पिछले लॉकडाउन में 31 1 से लेके 31 तक मैंने आरकेएम लेक्चर सीरीज के नाम से 31 स्मॉल वीडियोस बनाए जो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। उनका ड्यूरेशन करीब 15 मिनट का है, अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग चीजें बनाई। वो चूंकि उस समय लॉकडाउन ऐसा था कि अपन कहीं निकल नहीं सकते थे, तो जो जिसको बोलते हैं ना रूखा सूखा जो भी था उस तरीके का बना लिया था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो सीखेगा स्टूडेंट वगैरह, तो ऐसा करके बना लिए थे। उसके बाद इस बार के लॉकडाउन में मैंने उसको थोड़ा इम्प्रूव किया, और इस बार 7 मैंने इको फ्रेंडली लेक्चर सीरीज बनाई, और इनका ड्यूरेशन करीब 40 से 45 मिनट का रखा है। इको फ्रेंडली लेक्चर सीरीज, इको फ्रेंडली लेक्चर सीरीज नंबर 1 डालोगे तो इस पर यूवी के बारे में आएगा, 2 डालोगे तो इसमें टाइट्रीमेटिक एनालिसिस का आएगा, 3 करोगे तो मिक्स सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट, 4 डालेंगे तो टीएलसी, 5 डालेंगे तो रिवर्स फेज एचपीएलसी, 6 डालेंगे तो आपका ड्राई पाउडर इंजेक्शन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, और 7वां नंबर डालो तो आपका हाउ कैन यू मेक इन्यूमरेबल यूटेक टेक्निक। और इस तरीके से ये वो सब अवेलेबल ऑनलाइन है। उसके अलावा भी मैं बोलता हूँ, भले कोई स्टूडेंट हो, कोई रिसर्चर हो, कोई टीचर हो, डायरेक्टली हमसे फोन से बात कर सकता है, ईमेल के थ्रू बात कर सकता है। तो एक्चुअली आपने कहा ना जो नया फील्ड क्या किया, तो अब नए फील्ड में हाइड्रोट्रॉपी जो हमने कहा 100 साल पुरानी कॉन्सेप्ट है, उस पर वर्क करते करते मैंने 2008 में विश्व में पहली बार मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपी पर काम किया। एक्चुअली क्या हुआ वो सब मैं बताना बहुत जरूरी है, बल्कि मैं कहूँ आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को कुछ नई चीज मिल सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइड्रोट्रॉपी की एक जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी ड्रॉबैक यानी फॉर्मुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
अगर हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं उससे, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप इफ यू इम्प्लाई लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल हाइड्रोट्रॉपिक एजेंट, जैसे आपने 30% सोडियम जो सॉल्यूशन में सॉल्यूटी बढ़ा ली, कोई इंजेक्शन बना दिया, तो ये मार्केटेबल नहीं है, क्योंकि इंडियन इनेक्टिव इंग्रेडिएंट गाइड 2020 की उसमें 10% से सोडियम मेज्योर ज्यादा नहीं दे सकते आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया काम, अच्छा है, कोई बात नहीं, किया स्टेबिलिटी स्टडीज की, सब कुछ किया। मैंने उसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखा। लेकमैन की बुक में भी आप बहुत सारी बुक्स में तो मिलेगा नहीं हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्युबलाइजेशन, क्यों? क्योंकि जी। उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि लेकमैन की बुक में आधा पेज दिया है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, since a large concentration of hydrotropic agent is required for modest increase in the solubility of a drug, so because of the toxicity of hydrotropic agent, concept has not been used much in the formulation. मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा यार अपन एक चीज को 30% ना लेके, मान लो अपन ने 5 हाइड्रोट्रॉपिक एजेंट लिए, 6% मिला के 30% बन गया, और ये भी क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकता है? तो ऐसा प्रश्न जब आया तो मैंने कभी 2 चीजें मिलाई, कभी 3 चीजें, कभी 15 चीजें भी मिलाई थोड़ी थोड़ी, और देखा तो इसमें भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और कई बार एडिट और सिनर्जिस्टिक सॉल्वेंट एक्शन मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे एसिक्लोफेनेक की सॉल्युबिलिटी 45% यूरिया में पानी की सॉल्युबिलिटी से 20 गुना, 45% सोडियम साइट्रेट में पानी की तुलना में 40 गुना ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो गई। और एक ब्लेंड बनाया, 22.5 यूरिया और 22.5 सोडियम साइट्रेट, यानी ये मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपिक, इसमें सॉल्युबिलिटी 700 गुना से भी ज्यादा हो गई, यानी सिनर्जिस्टिक हो गई। तो मैंने जब ये देखा कि एडिट और सॉल्वेंट कैरेक्टर मिल रहे हैं, सिनर्जिस्टिक सॉल्वेंट एक्शन मिलते हैं, तो अगर इस तरीके से अपन को एडिटिव इफेक्ट मिले तो भी फायदे का है, क्योंकि अब अपन क्या कर रहे हैं, एक चीज को लार्ज कंसंट्रेशन में 30% नहीं दे रहा है। अब आपने जैसे, अब आपको मैं आपको बताऊं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, कि इनेक्टिव इंग्रेडिएंट गाइड में हमने ये एडिटिव्स देख रखे, अब अपन सॉल्युबलाइजिंग पावर ऑफ एडिटिव्स या क्या पर यूटिलाइज करेंगे, उसमें सोडियम साइट्रेट 10% तक आराम से यूज कर सकते हो आप, और लोग उसको बफरिंग एजेंट के रूप में लेते हैं, अपन उसको सॉल्युबलाइजर के रूप में लेंगे। सोडियम साइट्रेट, सोडियम एसिटेट 10% और सोडियम बेंजोएट 10%। अब ये 10% दीज आर सेफ, क्योंकि आप स्मॉलर कंसंट्रेशन में इनको इम्प्लॉय कर रहे हो, और इनमें आप अगर आपका इंजेक्शन बना लें और उसको आप मार्केट, दीज इंजेक्शंस कैन बी मार्केटेड। तो इस टाइप का वर्क स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, रिसर्चर्स को लेना चाहिए। और मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपी जो मैंने 2008 में चालू की है, पहली बार विश्व में अपन कहें, तो उसका यूटिलाइजेशन करने से अपन को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी और बता रहा हूँ कि हाइड्रोट्रॉपी, ये जो आज मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपी को पहले क्यों नहीं चलाया, क्योंकि लोग बाग आज 100 साल से हाइड्रोट्रॉपी पर वर्क कर रहे हैं, और वो उसमें एक जो मैकेनिस्टिक पार्ट आता है कि व्हाई द सॉल्युबिलिटी इज एनहांस्ड ड्यू टू हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्युबलाइजेशन, उसके कारण किस तरीके से दिए रहते हैं बुक्स में या पब्लिश पेपर में, कि द रीजन फॉर सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट मे बी ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन, it may be due to salting effect, it may be due to planar aggregate formation, it may be another type of co-solvency, और लास्ट में क्या कहा जाता है, till now there is no definite mechanism of hydrotropic solubilization। लेकिन मैंने ये सब पता किया कि what is the exact mechanism, और वो मेरे को मालूम है। तो एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा था कि इस वजह से लोग मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपी का यूज नहीं कर पाए, नहीं तो 100 साल पुरानी कॉन्सेप्ट को कब का लोग बाग मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपी चला के काम उससे कर सकते थे, लेकिन लोग बाग मैकेनिस्टिक स्टडीज में उलझे रहे, जो मैं सोचता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा करके मैंने मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपी को अभी इतना आगे बढ़ा दिया कि इजिप्ट में एक है डॉक्टर हुसैन मिस्री, वो है टेक्निकल मैनेजर है नेशनल ड्रग अथॉरिटी में इजिप्ट में। उनने हमारा वर्क देख के, और उन्हें उनका पब्लिश पेपर मैंने देख के उनसे कांटेक्ट किया, उनको लेक्चर दिया, वो बोले सर आज भी मैं मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपी का यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपी का शुरुआत हुआ 2008 में। फिर इस पर वर्क करते करते फिर मेरे को लगा यार कि हर चीज में ही सॉल्युबल, कैसे लगा, हमने क्या देखा, देखो आज यूरिया को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, मान लो आपने 50% का सोल्यूशन बना लिया और वो सॉल्युबिलिटी एनहांस करा पैरासिटामोल, अटेनोल वगैरह की, आप उसको बोल रहे हो हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्युबलाइजेशन, ओके बिल्कुल बोलिए। अब हमने क्या किया, हमने देखा यार यूरिया को मेल्ट किया, हमने कहा यूरिया को मेल्ट करो, उसका 132 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो 132 डिग्री सेंटीग्रेड पर यू हैव क्लियर कलरलेस मेल्टेड यूरिया, उसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम डाला, वो डिसॉल्व हो गया।
उसका डाइक्लोफेनेक सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 283 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 132, मींस ये मेल्ट नहीं हो रहा है, डाइक्लोफेनेक डिसॉल्व हो रहा है, मींस मेल्टेड यूरिया 1 ग्राम मेल्टेड यूरिया इज वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम। दिस मींस यूरिया हैज गॉट सॉल्युबलाइजिंग पावर, है ना। अगर यूरिया पानी में डिसॉल्व करते हो सॉल्युबिलिटी बढ़ती तो आप बोलते हो मे बी ये, मे बी ये हाइड्रोट्रॉपी बोलते हो, ओके कोई बात नहीं। और अब तो मेल्टेड यूरिया, अब तो उसमें पानी नहीं है, अब उसके एग्रीगेट्स नहीं बन रहे, तो अब कौन बढ़ा रहा है सॉल्युबिलिटी? तो मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया बढ़ा रहा है। तो ऐसे मैंने कई चीजों को देखा, तो उससे मेरे को समझ में आ गया कि यार हर चीज में ही सॉल्युबलाइजिंग पावर होता है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, और बता देता हूँ। फिनाल, हमारे मन में एक बार आया कि अपन देखें कि क्या मेंथॉल या थाइमोल से हम सॉक्सलेट चला सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मेंथॉल लिया राउंड वाटर फ्लास्क में, जिसको आप हीटिंग मेंटल पर रख के गर्म करते हो, वो मेल्ट हो गया, बॉइलिंग होने लगी, विगरस बॉइलिंग, वेपर्स बनने लगी। लेकिन वेपर्स उस कंडेंसेशन चेंबर में चढ़ने लायक नहीं थी, नहीं चढ़ पा रहे। तो यही की यही कंडेंस होती है। मैं घंटों, 1-2 घंटे में देखता रहा, नहीं हो रहा। मैंने कहा हटाओ उसको। फिर मैंने थाइमोल लिया, ऐसे ही किया, वो भी, उसमें भी ऐसे ही हो रहा था। फिर मैं हिम्मत नहीं, मैंने कहा एक और ट्राई करते हैं, फिनाल। मैंने फिनाल लिया, फिनाल का मेल्टिंग पॉइंट 44 होता, वो भी वेपर से बनाया, लेकिन फिनाल की वेपर चढ़ गई ऊपर तक और वो कंडेंस हो गई, उसमें मेल्टेड फिनाल इकट्ठा हो गया। फिर मैंने ऐसे ही देखने के लिए मैंने क्या किया, टर्मरिक पाउडर का कपड़े की पोटली बनाई और उसमें एक्सट्रैक्शन चेंबर में रख दिया। अब इधर से फिनाल की वेपर्स गई, कंडेंस हुई, उन्हें एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया और साइफन लगा और वो नीचे आ गया येलो मैटर। तो इस तरीके की 2-3 साइकिल मैंने देख ली, यानी वो येलो मैटर मीन्स आपका कर्कुमिन वगैरह को डिसॉल्व करके ले आया। फिर मैंने ऐसे ही और देखने के लिए मूंगफली का पाउडर रख दिया, क्योंकि मूंगफली का तेल इज सॉल्युबल इन मेल्टेड फिनाल। तो मैंने मूंगफली का पाउडर रख दिया, तो वो मूंगफली का तेल नीचे लाया। ये कैसे पता चला? उसको फिनाल को रिमूव कर दे के, उड़ा के, वोलेटाइल रिमूव करके, और देखा तो फिक्स्ड ऑयल बचा है, मूंगफली का तेल। ऐसे तिली तिली में ऐसे तिली करता, ऐसे 3 चीजें मैंने देख ली। फिर मैंने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि देखो, जब हम फिनाल से सॉक्सलेट चला सकते हैं तो हमें फिनाल को सॉल्वेंट बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप किस चीज से सॉक्सलेट चलाते हो? सॉल्वेंट से चलाते हो। और ये सॉल्वेंट आप इसको बोलते नहीं हो, लेकिन फिनाल ने वही काम कर दिया जो आपका एक सॉल्वेंट करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, जो हम लेक्चर देते रहते हैं। हमारा लेक्चर 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक मैं लेक्चर देता हूँ, बहुत सारे प्रूफ बताता हूँ। तो ऐसा जब मैंने देखता गया तो मेरे क्या दिमाग में आया एक्चुअली, कि हर चीज में ही सॉल्युबलाइजिंग पावर होता है। मैंने बहुत सारी चीजें देख ली करके, तब मैं आपको इस निचोड़ पर आ रहा। और एक और उदाहरण नियासिनामाइड का सुन लो। नियासिनामाइड वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, वो भी कई तरह की सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, जिसको हम आज हाइड्रोसॉल्युबलाइजेशन बोलते हैं। ओके, हमने क्या किया, नियासिनामाइड को इथेनॉल में डिसॉल्व किया। इथेनॉल, अब इथेनॉल में वाटर नहीं है। आप हाइड्रोट्रॉपी शब्द क्यों चलाइए? हाइड्रो यानी पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ाना, पानी में मेंजोएट, यूरिया, सोडियम एसिटेट, सोडियम साइट्रेट वगैरह सॉल्युबिलिटी बढ़ाना। तो हमने जब इसमें नियासिनामाइड को 15% का सॉल्यूशन इथेनॉल में बनाया, तो फ्रूसेमाइड की सॉल्युबिलिटी 3 गुना बढ़ गई। इथेनॉल अकेले में 1.7% होती थी, लेकिन इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई 5% के करीब। अब ये क्यों बढ़ गई? क्योंकि इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में आकर आफ्टर डिसोल्यूशन, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिग वन डर वाल फोर्सेस के लिए तैयार हैं, और इसलिए वो सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे हैं। आज डिसोल्यूशन में क्या होता है, हम ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, आप इसको वो नहीं समझना, मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को अगर समझ जाएंगे लोग बाग, तो आज हमारी कॉन्सेप्ट को यूज करने में सच्चाएंगे नहीं, संकोच नहीं करेंगे। क्यों? आज मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर कोई लिक्विड स्टेट में चीजें होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड, हर चीज में सॉल्युबलाइजिंग पावर होता है। तो हमारी जो मिक्स सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट हमने 2009 में पहली बार वर्ल्ड में शुरू की, उसका पहला 2 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर ऑफ मिक्स सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट सेज दैट ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स हैज गॉट सॉल्युबलाइजिंग पावर। ईच एंड एवरीथिंग मींस वेदर योर सब्सटेंस इज गैस, लिक्विड और सॉलिड, सब चीजों में सॉल्युबलाइजिंग पावर होता है। अब उसके में 2-3 प्रूफ देखे, और फिर उसके बाद में, तो अब जैसे अपन को गैसेस का देखना है एग्जांपल की, कैसे कह सकते हैं कि गैसेस में सॉल्वेंट कैरेक्टर होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लो टेक्नोलॉजी सब लोग जानते हैं। लिक्विफाइड CO2 is used as solvent to carry out different functions, नैनो पार्टिकल बनाना, फिर आपका एक्सट्रैक्शन करना, फिर आपका प्यूरिफिकेशन करना, वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली लिक्विफाइड CO2 इज ए सॉल्वेंट। और एक और चीज मैं बता दूं, आज जितने भी सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में हैं रूम टेम्परेचर पर, दे ऑल आर नोन एज सॉल्वेंट। जितने भी लिक्विड्स हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, जितने भी हैं, सब कहलाते हैं। लेकिन कोई भी सॉल्वेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है।
Whatever the name of any solvent you take, it possesses good solubilizing power for some solutes and bad solubilizing power for other solutes. अपन जानते हैं कि वाटर में करीब 1/3 ड्रग्स वाटर सॉल्युबल है, 2/3 ड्रग्स नहीं है। इसका मतलब वाटर इज नॉट गुड सॉल्वेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ऐसे ही हर लिक्विड के साथ में यह चीज है, और यही स्टेटमेंट चाहे वो गैस हो चाहे वो सॉलिड, हर मॉलिक्यूल के साथ में यही स्टेटमेंट है। दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में सॉल्युबलाइजिंग पावर होता है, और सब चीजें सॉल्युबलाइजर्स कहलाती हैं इस कॉन्सेप्ट में, मिक्स सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट में। बट whatever the name of any solubilizer you take, it possesses good solubilizing power for some solutes and bad for other। ये एक स्टेटमेंट कॉमन है सबके लिए। गैसेस का एग्जांपल दे दिया हमने कि अगर लिक्विड कोई भी गैस को लिक्विफाई करोगे, इट विल बी गुड सॉल्वेंट फॉर सम एंड बैड फॉर अदर। ओके, अब आते हैं हम आपको यानी दूसरा तरीका कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में कब आ सकते हैं, डिसोल्यूशन। जैसे कॉन्संट्रेटेड HCl में करीब 40% डिसॉल्व्ड वेट बाय वॉल्यूम HCl गैस होती है, गैस। और इस कॉन्संट्रेटेड HCl में सॉल्युबिलिटी नैलिडिक्सिक एसिड की लगभग 5% आराम से डिसॉल्व हो जाता है, 5% वेट बाय वॉल्यूम। अब अपन कोई फार्मुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी इस समय में, केवल ये बताना चाहता हूं कि कॉन्संट्रेटेड HCl इज गुड सॉल्वेंट फॉर नैलिडिक्सिक एसिड, अदरवाइज नैलिडिक्सिक एसिड इज ए पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग। अब क्यों बढ़ रही है उसकी सॉल्युबिलिटी, तो उसका कारण है HCl गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में हैं, और they are responsible for hydrogen bonding and weak van der Waals forces with the molecules of naidixic acid। तो बिल्कुल सिंपल खेल है, मॉलिक्यूल्स को लिक्विड स्टेट चाहिए। अब मैं सॉलिड के कुछ एग्जांपल बता के आपसे क्वेश्चन लूंगा दूसरा। तो सॉलिड के 3 प्रकार से सॉलिड लिक्विड स्टेट में आ सकता है। एक, अगर आप उसको मेल्ट करो, जैसे मैं आपको मेल्टेड यूरिया का एग्जांपल दिया, कोई भी सॉलिड को मेल्ट करो, इट विल बी गुड सॉल्वेंट। जैसे एक और एग्जांपल फिनॉल, 1 gram phenol is melted phenol is very good solvent for naidixic acid वगैरह। ये बहुत एग्जांपल है, फार्मुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। अब दूसरा एग्जांपल बाय डिसोल्यूशन। बाय डिसोल्यूशन पहला एग्जांपल तो हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्युबलाइजेशन है। जितने भी हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्युबलाइजेशन है, चाहे आप सोडियम बेंजोएट को डिसॉल्व कर लो, चाहे यूरिया को कर लो, चाहे सोडियम एसिटेट, निएसनोएट, किसी को भी करो, इनमें क्या हो रहा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बेंजोएट या मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, दे आर कमिंग इन लिक्विड स्टेट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वीक van der Waals forces। एक और बहुत आपको काम की बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सोचता हूं, आज से 100 साल पहले जिनने हाइड्रोट्रॉपिक शब्द चलाया, बिल्कुल सही चलाया उन लोगों ने उस समय। लेकिन उस समय अगर ये कल्पना की होती साइंटिस्ट लोगों ने कि हर चीज में सॉल्युबलाइजिंग पावर होता है, तो हाइड्रोट्रॉपिक शब्द नहीं आता, सॉल्युबिलिटी बढ़ती, सब कुछ होता। उन लोगों ने सोचा, ऐसा मैं सोचता हूँ, आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट और रॉन्ग, कि उन्होंने देखा सोडियम बेंजोएट आ रहा है, पानी लोगों को की सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहा है, उनको आश्चर्य हो गया। यूरिया पानी में आया, उसने सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी, आश्चर्य हो गया। ये निएसनामाइड ने बढ़ा दी वगैरह वगैरह। अगर उस समय ये कल्पना होती तो शायद ये शब्द हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्युबलाइजेशन नहीं आता। और अभी और भी बहुत शब्द चल रहे हैं अपने, सॉल्यूट्रॉपी, ओलियोट्रॉपी वगैरह। लेकिन मेरा एक बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल चीज है कि हर चीज में सॉल्युबलाइजिंग पावर है। अगर आपको ऑयल में सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है कोई चीज की, तो देखो जब हर चीज में सॉल्युबलाइजिंग पावर है, तो ऑयल सॉल्युबल एडिटिव्स वगैरह का यूज करके आप ऑयल सॉल्युबिलिटी बढ़ा के इंजेक्शन वगैरह बना सकते हो। तो एनीवे, शायद मैं बहुत बोल गया, लेकिन और थोड़े से एग्जांपल दे दूं कि आप क्या कर सकते हैं। मिक्स सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट, अब चूंकि हमने आपको 2 पैरामीटर बताया मिक्स सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट, जो 2009 में मैंने चालू की। उसका दूसरा पैरामीटर कहता है कि जब आपकी हर चीज में सॉल्युबलाइजिंग पावर होता है, तो अगर हमें कोई फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनाना है तो हम पर क्या करना चाहिए। तो उसमें हमें एडिटिव्स की तरफ देखो, कौन कौन से एडिटिव, वाटर, अगर आप वाटर को सॉल्वेंट रखते हो तो वाटर सॉल्युबल एडिटिव्स को देखो हम कौन कौन से कितने ले सकते हैं। तो एक बुक होती है इनएक्टिव इंग्रेडिएंट गाइड, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो दैट इज फॉलोड बाय फार्मास्यूटिकल पर्संस, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। उसमें देख के वो एडिटिव की कंसंट्रेशन वगैरह डिसाइड करते हो, यूज करते हैं। तो आप उसको देखिए, उसमें से आप देखिए कि आप कौन कौन सी चीज को सेफ अमाउंट में आप इम्प्लॉय कर सकते हो। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का, एक्वस इंजेक्शन का मैं एग्जांपल दे देता हूं। इंट्रामस्कुलर एक्वस इंजेक्शन में जो मैंने इनएक्टिव इंग्रेडिएंट गाइड बुक देख रखी है, उसमें क्या क्या यूज हो सकता है। 10% एथेनॉल हो सकता है, 10% आर्जिनिन हो सकता है, 10% आपका सोडियम बेंजोएट, 10% सोडियम एसिटेट, 10% सोडियम साइट्रेट वगैरह। तो ऐसी कई चीजें यूज हो सकती है। उनमें से आप क्या करिए कि आपको अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ा के एक्वस इंजेक्शन सॉल्यूशन के रूप में बनाना है, तो आप उनका कॉम्बिनेशन बनाइए, 30% का, 35% का, 40% इन सेफ कंसंट्रेशन। आपने क्या किया है, उनको सेफ कंसंट्रेशन में एम्प्लॉय करके एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया। अब इसमें जितने भी एडिटिव डिसॉल्व हो गए वो सब मॉलिक्यूलर लेवल में आ गए।
दे कैन इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ योर ड्रग। और जिस ड्रग की सॉलिबिलिटी एनहांस हो जाए उसको आप आपके फॉर्मुलेशन में यूज कर लो, और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज भी करा लो भले, लेकिन इट विल बी फाउंड सेफ, क्योंकि आपने सेफ कंसंट्रेशन में उनको इम्प्लाई किया है। तो हाँ, मैं वो जो बता वो अच्छा वो हाइड्रोटॉपी का तो बता ही था, वो भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है कि तो एनीवे तो इस तरीके से ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डेवलप कर सकते हैं, मिक्स सॉल्वेंट मिक्स सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट करके अपन लिक्विड सॉलिड सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। आज मैं बता दूं आपको कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके पास हर वाटर एंड सॉल्युबल ड्रग का ये लिक्विड सॉलिड सिस्टम नहीं बना सकते। वो मैं जानता हूं क्यों नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो या तो बहुत महंगा भी बना सकते हैं ये लोग। मैं आपको इकोनॉमिक तरीका बताऊंगा। मिक्स सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लिक्विड सॉलिड सिस्टम, जो आपने कहा कि नॉवेल ड्रग रिव्यू सिस्टम, ये भी एक नॉवेल ड्रग रिव्यू सिस्टम है फॉर फास्ट डिसोल्यूशन ऑफ योर ड्रग। तो अब इसमें कैसे बनाया, हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट करवाए हमने। और मैं एक और बात ये इस आपके इस अरे क्या है आपका ये क्या लोक फार्मा लोग इस मंच से मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या बोल रहा था मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया जरा। तो एनीवे इसके माध्यम से हाँ ये बताना चाहता हूँ कि हाँ कि अगर कोई स्टूडेंट या टीचर या रिसर्चर चाहे कि हमारे यहाँ से सॉफ्ट कॉपी ऑफ एम थीसिस चाहे वो या हमारी पीएचडी थीसिस चाहे, हम उनको भेज सकते हैं, जिससे कि अपन क्रम से हमें कैसे आगे बढ़ना ये आपको मार्गदर्शन दे सकती है। एक बता रहा हूँ मैं एक बात, तो ये इसलिए मैंने बता दी। अब मैं ये बता रहा था कि लिक्विड सॉलिड सिस्टम पे हमारे यहाँ जो काम कर रहा है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पायरोक्सिकम वाटर इनसॉल्युबल ड्रग 20 मिलीग्राम उसकी डोज। 20 मिलीग्राम ड्रग के लिए, इसके लिए लिक्विड सॉलिड सिस्टम के लिए हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं नॉर्मली? ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल या आपका पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल 400 वगैरह, या और भी दूसरे किए जाते हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल बताएं, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में अगर हम बनाना चाहें लिक्विड सॉलिड सिस्टम तो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में इसकी पायरोक्सिकम की सॉल्युबिलिटी 5 मिलीग्राम पर एमएल से भी कम होती है। अब 5 मिलीग्राम पर एमएल, अगर 20 मिलीग्राम 4 एमएल में डिजोल्व होगा तो 4 ग्राम तो यही चीजें हो गई। अब इसको एडजॉर्ब कराओगे आप माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज वगैरह से, तो आप टैबलेट कैप्सूल नहीं बना सकते। फिर हमने क्या किया, बाय यूज ऑफ मिक्स सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट, 2 सॉलिड्स हमने उसमें डिसॉल्व किए प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में, 10% सोडियम एसीटेट और 10% सोडियम कैप्राइडेट। और इनका सॉल्यूशन में जब सॉल्युबिलिटी देखी तो 120 मिलीग्राम पर एमएल करीब हो गई। ड्रग लोडिंग बढ़ गई, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो 0.2 ml में अब आपका 20 मिलीग्राम ड्रग रहेगा, यानी 0.2 ml यानी करीब 200 मिलीग्राम। उसमें एडजॉर्ब कराओ तो 500-600 मिलीग्राम एडजॉर्बेंट, और अब आपका लिक्विड सॉलिड सिस्टम बन जाएगा और फास्ट रिजल्ट, ये सब कुछ है। तो इस तरीके का वर्क हमने करा रखे हैं। और एक और बता दूं, ड्राई पाउडर इंजेक्शन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही आप देखो, बात क्या है कि अभी तक बुक्स में इन जनरल ये नहीं दिया है कि हर चीज में सॉल्युबलाइजिंग पावर होता है, सॉलिड्स में भी होता है, इस तरीके से जनरल नहीं दिया। भले लोगों ने अपने अपने तरीके से यूज की है लेकिन लिमिटेशन में। लेकिन अगर एक जनरलाइजेशन स्टूडेंट समझने लगे, रिसर्चर समझने लगे, तो आज बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो अब मैं ये बताने जा रहा था कि ड्राई पाउडर इंजेक्शन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना सकते हैं। इफ योर ड्रग इज हाइड्रोलाइजेबल, आप उसका रेडीमेड एक्वस इंजेक्शन नहीं बना सकते। वाटर इनसॉल्युबल ड्रग रेडीमेड इंजेक्शन नहीं बना सकते। लेकिन अब क्योंकि आप जानने लगे हो कि सॉलिड्स में भी सॉल्युबलाइजिंग पावर होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको मान लो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बनाना है, आप सॉलिड चीजों को सोचिए, सोडियम बेंजोएट जो भी सेफ है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम एसीटेट, पोलॉक्सामर वगैरह, बीटा साइक्लोडेक्सन वगैरह, इन चीजों से सॉल्युबिलिटी एनहांस करके आप देख लीजिए कि आपका 1 ml या 2 ml का इंजेक्शन सॉल्यूशन के रूप में बन सकता है क्या। और बन जाए तो उन इंग्रेडिएंट को आप सॉलिड रूप में रखोगे, वाइल में सॉलिड रूप में, ये क्योंकि सभी सॉलिड हैं, ये सभी सॉलिड आपने रख दिए टुगेदर विद ड्रग। जब आप उसमें 1 ml या 2 ml वाटर फॉर इंजेक्शन डालोगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन गेट क्लियर सॉल्यूशन, तो आपने क्या किया, 1.5-2 साल एक्सपायरी कर दी। क्यों? क्योंकि ड्राइड स्टेट में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्रग्स की। तो आपने ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन डेवलप इस तरीके से कर सकते हैं। और जो इसके लिए इंटरेस्टेड है उसको इको फ्रेंडली लेक्चर सीरीज नंबर 6 देखना चाहिए, यूट्यूब पर ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल पर। तो चलिए, ऐसे बहुत सारी है, लेकिन आपका भी क्वेश्चन और ले लूं मैं। धन्यवाद सर। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रिसर्च इस फील्ड में करने हैं, आपके इन प्रश्नों जो हमारे प्रश्न का उत्तर था उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।
और आपने जैसे बताया भी कि आपने यूट्यूब पर पहले ही वो लेक्चर्स के रूप में उन्हें डाल रखे हैं, तो ये बच्चे जो है वहाँ से भी जा करके उन चीज़ों को ले सकते हैं। सर थोड़ा सा अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक ऐसा प्रश्न हम लेना चाह रहे हैं जो कि हमारी व्यवहारिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में शायद अभी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा या आईआईसीटी के द्वारा, यूजीसी के द्वारा लाया गया है, और हम जानना चाहते हैं कि उसकी क्या उपयोगिता होगी। तो सर जो आज की हमारी उच्च शिक्षा है उसमें मानवीय मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसको अध्ययन करवा रहे हैं अपने बच्चों को। तो आपके विचारों में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में आध्यात्मिकता की बात करें, अगर हम नैतिक मूल्यों की बात करें या ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, तो ये किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? देखिए, आई डोंट नो वेदर आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन राइटली, लेकिन मैं आपको पहली चीज तो मैं ये बता दूं, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअली रिसर्च ओरिएंटेड हूँ। मैं बहुत जी। सारी चीजों में, मतलब हो सकता है हमारे से ज्यादा दूसरे लोग अच्छे से बता सकें, लेकिन आपने जैसे कहा नैतिक मूल्य और ये सब चीजें, तो एक्चुअली एग्जैक्टली हमारा फील्ड तो नहीं है। लेकिन आप जो बोला, जो कोर्स आया है, मान लो जो पीसीआई ने जो कोर्स चालू किया है, अब वो बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है, तो जी। अच्छा ही होगा। लेकिन ये अच्छा कब और अच्छा होगा कि जब अगर अपना इंडस्ट्री वगैरह से अगर टाई अप हो जाए, या एक्चुअली क्या है, देखो, एक एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल रिसर्च में अंतर होता है, गैप तो होता है। क्योंकि ये लोग भी जब लेते हैं कोई एम फार्म या बी फार्म स्टूडेंट, उनको ट्रेनिंग तो देना पड़ती है, बहुत सारी जी। चीजें कराना पड़ती है ना। तो अगर ऐसा होने लगे कि जैसे, खास तौर से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, कि अगर कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ मदद करें, उसको मदद शब्द बोलूंगा मैं, कि वो कॉलेजेस वगैरह से ये बोले कि हमें ये प्रोजेक्ट पर आपके यहाँ काम करा सकते हो क्या, काम कराना, यानी आप प्रोजेक्ट दे दीजिए, लड़का हमारे यहाँ काम कराए करेगा। जी। मतलब जी। ऐसी थोड़ी अगर फैसिलिटीज वगैरह ये दे दें, तो इससे जो आज बहुत कम काम हो पा रहा है रिसर्च के फील्ड में, वो बढ़ सकता है। बस मतलब मैं थोड़ा इसके बारे में अभी इतना ही बोलूंगा, इसके अलावा वो और ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करिए आप। ठीक है सर। आप सर कोशिश भी कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता चला है कि जो इंडियन फार्माकोपिया है हमारी, उसके जो अगला इशू आने वाला है, उसमें एनालिटिकल मेथड्स में हाइड्रोट्रॉफी का जो उपयोग है वो सम्मिलित हो, और ऐसा होने पर इंडियन फार्माकोपिया दुनिया की पहली ऐसी फार्माकोपिया होगी, और हो सकता है कि जो विश्व की अनर देशों की जो फार्माकोपियाज हैं उनके लिए वो एक रेफरेंस बुक का भी कार्य कर सकती है। तो ऐसा मार्गदर्शन भी उन्हें प्रोवाइड करा सकती है। तो आप जो है ये जो मिक्स हाइड्रोट्रॉफी है और मिक्स सॉल्वेंसी जो कॉन्सेप्ट है, उस पे जो एनालिटिकल मेथड्स की जो चीजें हैं उनको किस प्रकार से हम ले सकते हैं, इसको थोड़ा संक्षिप्त में हमारे बच्चों को बताएं। जी, जरूर बताइए। देखो, हाइड्रोट्रॉफी पर ऐसे वर्क करते तो मेरे को बहुत समय हो गया था लेने, लेकिन मेरे मन में कभी ये विचार ऐसा नहीं आ पाया था उस समय। हालांकि कुछ लोगों ने कहा भी था कि सर आप ऐसा कुछ करें कि इंडियन फार्माकोपिया में कराएं ये वो, लेकिन एनीवे मैं समझ लो कि उस समय अनुकूलता नहीं थी, या जो भी अपन कहें। लेकिन अभी करीब 3 साल से मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, एक बैकग्राउंड इसका, कि जी। मैंने जो मेथड्स निकाली, इससे क्या फायदा है। आज जितने लोग एनालिसिस करते हैं, उनको उनको तो सैलरी मिल रही है, उनको करना पड़ती है। अब पता चला आपको क्लोरोफार्म का यूज कर रहे हैं आप आइबुप्रोफेन टैबलेट के एनालिसिस के, उनके वो वेपर्स उनके शरीर में जाएंगे, नुकसान करेंगे, अपन सब जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है ना। और मान लो कोई डीएमएफ से काम कर रहा है, वो उड़ के आता है, कोई मिथेनॉल में जो एसीटोनाइट्राल ये उड़ते हैं, ये सब शरीर में जाते हैं, नुकसान करते हैं। तो हमने कई लोगों से पूछा, तो कोई बोलता है कि हमने सर सर्विस छोड़ दी 2 साल में, हमको एलर्जी होने लगी थी, क्योंकि वो एचपीएलसी करती थी, एक मैडम थी। तो इस तरीके के मैंने कई लोगों से सुना। और एक और बात बता दूं, तो फिर एक्चुअली मेरे मन में क्या आया कि यार अपन कोशिश करें कि फार्माकोपिया में चेंज करें, क्योंकि फार्माकोपिया में चेंज नहीं होगा तो इंडस्ट्री वाले नहीं कर पाएंगे, नहीं मैन्युफैक्चरर्स नहीं करेंगे। जी। करेंगे। फिर मैं गया पर्सनली उधर। एक्चुअली मैं मैं गिरिराज मथुरा में, जो जहाँ गिरिराज पर्वत उठाया था भगवान ने उंगली पर, ऐसा जो जी। जी। कहा जाता है, तो उधर मेरी बड़ी यानी आस्था है, और मैं जाता रहता हूँ मथुरा। यानी हमारा फ्रिक्वेंटली जाना होता रहता है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में। अभी कोविड की वजह से अलग बात है, नहीं तो मैं जाता रहता था। तो मेरे मन में एक बार आया कि अपन यार वहां चलेंगे, आईपीसी गाजियाबाद, और उनसे अपन को खर्च नहीं लेना है, लेकिन उधर कुछ अपन डिस्कस करके आते। तो हमने उनसे, एक जन डॉक्टर रॉबिन करके, उनका कांटेक्ट नंबर निकाला, उनसे बात की। हमने कहा हमको आपसे चाहिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो एनीवे उनसे पहली एक मुलाकात हुई, उनको हमने कुछ अपनी बातें बताई कि टिंडाजोल टैबलेट का एस्टिमेशन जो आज मेथनॉल लगता है आईपी में,
अपन उसको यूरिया से, सोडियम बेंजोएट से कर सकते हैं। उनको बताया टाइट्रीमेटिक मेथड में बहुत जगह, जैसे नेप्रोक्सन में मिथेनॉल लगता है, एसिक्लोफेनक में भी शायद मिथेनॉल लगता है, फ्रूसेमाइड में डीएमएफ लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एस्टिमेशंस हैं। आइबुप्रोफेन की टैबलेट में अभी बताई था क्लोरोपार्बिटनॉल लगता है। हमने जी उनको बताया कि इनकी जगह अपन ये मेथड कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम लेक्चर देना चाहते हैं आपके। मैंने सोचा कि उधर लेक्चर देंगे तो वो और भी चीजों में उनका यूज करना शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए और मैं अपने खर्चे से आऊंगा, हमें हमें आप बुला नहीं रहे हो, मैं आ रहा हूँ मन से। तो ऐसा करके वो बातचीत शुरू हुई। फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ऐसा करके फिर दूसरी बात हुई। फिर हमने उनसे कहा आप कभी लेक्चर रखाओ। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने हमारा लेक्चर रखा, वही यानी विदाउट एनी रूमरेशन और वो सब बातें बिना कोई खर्चे वर्चे। हमने कहा ठीक है। तो वहीं के वहीं में मेरा ये लोग रहता है, मैं गिरिराज जी भी आता था अपना, मथुरा भी उधर भी कर लेता था। उधर हुआ है, गया तो उधर को उन्होंने एक लेक्चर दिलवाया। किसको दिलवाया? जहां पर उनके यहाँ एक 6 दिन 7 दिन का एक कुछ प्रोग्राम चल रहा था, जहां पर गवर्नमेंट एनालिस्ट करीब 45-50 कुछ तो भी थे हॉल में। तो उनको लेक्चर अलग अलग लोगों से लेक्चर दिलवा रहे थे, उसमें हमारा भी रखा था। हमने जी उनको जब लेक्चर में ये सब बातें बताई कि अपन ट्राइटीमेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, यूवी कर सकते हैं, एचपीएलसी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और अपन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बिना कर सकते हैं, ये सब चीजें, तो बहुत सारी चीजें जब बताई तो बहुत खुश हुए। और 3-4 लोग हमारे यहाँ हमको आके घेर लिया कि सर हम लोग तो कब से चाहते थे कि मिथेनॉल इथेनॉल ये सब हटें, लेकिन वो हटेंगी कब, जब फार्माकोपिया में आएगा। तो बस यहाँ जी से शुरुआत हुई। मैंने कोशिश की, उन लोगों से बात की। डायरेक्टर साहब उस समय जीएन सिंह, डॉक्टर जीएन सिंह थे, उनसे मिले हम, उनसे बात की। और उनने एक बार हमको फिर एक प्रोफेसर लोगों की एक छोटी एक कॉन्फ्रेंस सी रखी थी, उसमें भी उनने हमको बुलाया था। और उस समय एक्चुअली उनको फार्मेको विजिलेंस की बात करना थी, लेकिन मैं अपनी बात करने के लिए गया था, मैं फार्मेको विजिलेंस के लिए नहीं गया था। जब मेरा नंबर आया बोलने का बारी में, तो मैंने उनको अपनी बातें जब बताई कि देखो सर फ्रूसेमाइड का ऐसे एस्टिमेशन होता है, अपन ऐसे सोडियम बेंजोएट से कर सकते हैं। उनको जब ये 2-3 बातें बताई, उनने अपने जो डॉक्टर रॉबिन और डॉक्टर थियोतिया करके उधर के साइंटिस्ट, उन लोगों से कहा कि सर के मेथड्स को चेक कर लो, और अगर अच्छी जी हैं तो उनको इंक्लूड कर दो, और अगर ठीक नहीं है तो सर को करने दो उनकी मेथड। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उनको सैंपल दिए, उन्होंने सैंपल कराया। तो उनके सैंपल में कुछ ऐसा एक अनाड़ी फंस गया कि उसने वो ब्लैंक डिटर्मिनेशन नहीं किया, तो ऐसी कुछ गलत रिपोर्टिंग कर दी उसने। फिर मैंने उनको कहा कि बिल्कुल सही है मेथड, और अब मैं चाहता हूँ कि उस दिन मैं रहूँ। मैंने जान करके उनको ऐसा बोल दिया कि मैं दिल्ली के पास में रहूंगा, तो आप कहो तो मैं आ जाऊँ, अपने सामने करवा दूँ। तो उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, आ जाओ। तो मैं गया तो अपने 2 मेथड को उनको टैली कराया, फ्रूसेमाइड की जहाँ डीएमएफ लगता है, और सोडियम बेंजोएट से कराई, सेम रिजल्ट आईपी के। ब्लैंक डिटर्मिनेशन वो लड़का गड़बड़ कर रहा था। इस बार एक मैडम भी थी, तो दोनों, वो मैडम समझ रही थी, ये लड़का अभी भी नहीं समझ रहा था। तो एनीवे हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि वो मेथड वहीं पे सामने ही टैली करवा दी। नेप्रोक्सन जहां मिथेनॉल लगता था, हमने सोडियम बेंजोएट से करा दी। और एक और आपको अभी खुशखबरी दे दूं, अभी आज ही डॉक्टर क्या नाम था वो, अभी एक कोई नए साइंटिस्ट उनके यहाँ आए, उनका फोन आया था कि सर वो आपकी मेथड से टैली कर रहे हैं हम लोग। तो खासतौर से यही नेप्रोक्सन, फ्रूसेमाइड और आइबुप्रोफेन टैबलेट, जो एक जी आईपी डिस्कशन एक टेलीग्राम ग्रुप पर आईपी डिस्कशन फोरम है, उस ग्रुप में आईपीसी के बहुत सारे लोग हैं, उसमें मैं भी हूँ। उसमें मैं अपनी बहुत सारी बातें रख चुका हूँ, और उसमें बहुत सारे लोगों ने कर दिया। एक है डॉक्टर गौरांग ओझा, उनका हमें बहुत सपोर्ट रहा। डॉक्टर गौरांग ओझा ना हमको जानते थे ना हमको जानते थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से, आईपी डिस्कशन फोरम से हम लोग जानने लगे। और वो अहमदाबाद में उनकी एक लेबोरेटरी है, वैभव एनालिटिकल लैब करके, और उसमें करीब उनके यहाँ 60 एम्प्लॉइज हैं, खूब एचपीएस और सब पर काम करते हैं, और उनका बहुत होल्ड है आईपी में। आईपी में जी बहुत होल्ड है उनका। उनने हमारी मेथड को चेक कर करके बता दिया। अब तो उनको विश्वास होना चाहिए। एक तो अब मैं अकेला कहूँ, और एक और भी कुछ लोगों ने कमेंट जी उसमें किया कि हाँ इट इज ओके करके, और हमें मालूम है कि वो सब मेथड सब ठीक है, कोई उसको गलत साबित नहीं कर सकता, वो मैं जानता हूँ। तो एनीवे ये सब बातें चल रही हैं। और अब आज जो फोन आया था, तो उन्हें की तरह आपके काम चल रहा है, लेकिन अभी क्या है कि वो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को देंगे, उनसे रिपोर्ट लेंगे, इसमें टाइम लगेगा। जबकि आईपी 2022 कंप्लीट है, और वो प्रिंटिंग में चला गया है या जाने वाला है, और इन मेथड को दूसरों से दिखाने में टाइम लगे। इन लोगों ने एक्चुअली क्या किया है, ये सरकारी काम रहता है, हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एनीवे उन लोगों ने थोड़ी काफी ढील डाल ली, नहीं तो मैं तो करीब 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अगर उन लोगों ने सीरियसली लिया होता और बहुत कुछ, तो अभी 2022 में तो आज ही। लेकिन आज उन्होंने जो फोन पर बात की है, उन्होंने ये कहा है कि सर हम लोग इस पर काम करा के, और उसके बाद में 2024 वाली जो आईपी है 2 साल बाद आएगी,
उसमें जी इसको इंक्लूड कराने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर एक बार हाइड्रोट्रॉपिक मेथड का इंट्रोड्यूस हो जाए आईपी में, फिर तो बीपी यूएसपी सब में आने में देर नहीं लगेगी। आ जाएगी। और हमने जी सही बात। उनसे एक ही निवेदन किया था आईपी वालों से, आप कुछ नहीं तो एक 5 मेथड आइडेंटिफिकेशन की ही कर दो, हमारे पास तो बहुत सारी लिस्ट है, आप मत करो लिस्ट को, लेकिन इनको तो कर दो। जैसे जी मान लो नेप्रोक्सन का मिथेनॉल लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हमने उसको थोड़े मेन्यूट से बता दिया, और पूरी मेथड सब ओके हैं। लेकिन बस वही बात है कि अब जो भी कहो उनकी कुछ मजबूरी रहती होगी, या जो भी कहो आई डोंट नो, लेकिन मैं प्रयासरत रहूं। मैं इसके लिए 4 बार उनके यहाँ उधर पर्सनली जा चुका हूँ, मिल चुका हूँ, और भी अभी कोविड का काम था, नहीं तो मैं तो और भी मिलता रहता। लेकिन एनीवे इस तरीके से है ये। और हाँ, इसमें अब ये हमारा कहना है कि एक दिन देखेंगे सब लोग देखेंगे कि फार्माकोफिल मेथड्स में हाइड्रोट्रॉपी आ जाएगा, मिक्स्ड सॉल्वेंट्स, मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपी सब कुछ आ जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिप्लेस हो जाएंगे। जिससे इसको एक मैं पुण्य का काम समझता हूँ, एक्चुअली पुण्य यानी जी ह्यूमन बीइंग को अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के दुष्प्रभाव से अगर बचा सको, तो इसको हम एक पुण्य के रूप में देखते हैं। और भले वो पुण्य का हो या जो भी कहो, मैं चाहता हूँ, मेरी जो दिली इच्छा है कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बिना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें 2-3 चीजें और मैं अभी बोल दूं, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आज। टीएलसी ऑफ ईच एंड एवरी कंपाउंड वेदर इट इज वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, हर कंपाउंड की टीएलसी पॉसिबल है हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्यूशन से, या मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्यूशन से, या मिक्स्ड सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट से, सॉल्यूशन से। ऐसे ही आपका जो रिवर्स फेज एचपीएलसी, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, हर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स की रिवर्स फेज एचपीएलसी पॉसिबल है हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, मिक्स्ड हाइड्रोट्रॉपिक सॉल्यूशन से, विदाउट द यूज ऑफ एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमने इसमें एक लिमिटेशन रखी है, वाटर इनसॉल्युबल ड्रग नहीं बोला है, रिवर्स फेज एचपीएलसी के लिए नहीं बोला, उसमें लिमिटेशन है, उसको अपन बाद में बात कर लेंगे कभी। तो मैं फिर से एक अपना सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं कि फॉर ईच एंड एवरी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, reverse phase HPLC is possible with the use of hydrotropic solution, mixed hydrotropic solution और mixed solvent system। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी बिल्कुल यानी बहुत जब एक दिन जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को नमस्कार बोलना पड़ेगा, तब यही चीजें काम में आने वाली है। हाँ चलिए सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग भी अपने एमफॉर्म के समय पर हमारे जो फैकल्टी मेंबर थे डॉक्टर उदय प्रताप सिंह सर, वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री पर, या ग्रीन फार्मेसी जिसे आजकल हम कह रहे हैं। तो उसमें उन 12 कॉन्सेप्ट में उन्हें एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई थी कि जो हार्मफुल सॉल्वेंट्स हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उनका हमें कोशिश करके उन्हें हटाना चाहिए। आयनिक सॉल्वेंट्स इत्यादि के बारे में भी उन्होंने बताया था। और आप इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा ज़रूर होगा कि जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से के दुष्प्रभावों को लोग समझेंगे और उन्हें अपने क्रियाकलापों से बाहर भी करेंगे। और क्योंकि ये एक लाइव रिकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी मैं अपनी फमालोग की टीम से अभी इसी समय जो है एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि सर का एक जो है लेक्चर इस मुद्दे पर ज़रूर रखा जाए, ताकि जो भी लोग इस पे कार्य करना चाहते हैं या जो भी लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, वो और बेहतर तरीके से कर पाएँ। क्योंकि ये एक इंटरव्यू का सेशन है, बट एक जो है सेशन, एक लेक्चर सेशन जो है वो सर का हम रख सकते हैं, जिसमें वो अपने सभी रिसर्च को और बेहतर तरीके से हमारे सामने रख पाएंगे। और अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फार्मेसी का जो क्षेत्र है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इस समय। और आपके समय जब आपने शुरू किया था और हम लोग ने जब शुरू किया था, उसके बीच में काफ़ी उन्नति हुई, और देखते देखते अब हमें एक आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट का भी माहौल है इस समय। और काफ़ी अच्छा कार्य जो लोग कर रहे हैं उनको उस चीज़ का पे ऑफ भी मिल रहा है। लेकिन सर इस समय भी जो तकनीकी रूप से जो हमारे नए बच्चे हैं या जो अभी लोग कार्य कर रहे हैं, उनको नई चीज़ें क्या सीखने की आवश्यकता है, और कौन सी नई चुनौतियां या संभावनाएं जो है वो फार्मेसी क्षेत्र में आप अपनी तरफ से देख पाते हैं? हाँ, मैं आपको नई चुनौतियां और नई संभावना में मैं आपको इको फ्रेंडली मेथड के बारे में कुछ और बताऊं जो अभी नहीं बता पाया। अपन क्या कर सकते हैं, देखो हर फील्ड में ये अपन यूज ऑफ सॉलिड्स और देयर सॉल्युबलाइजिंग पावर का यूज करके अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक दिन हमारे मन में आया कि क्या अपन सॉलिड्स को रिमूव कर सकते हैं गर्म करके। तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम टेम्परेचर 150 रखा, किसी के लिए 70 डिग्री, किसी को 80 डिग्री रखा, और करके देखा। तो मैं आपको कुछ परिणाम बता रहा हूँ, उसके रिजल्ट बता रहा हूँ। आइबुप्रोफेन भी रखा था अपना, भले वो ड्रग है, हमने उसको रखा, उसका मेल्टिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन 140 डिग्री के करीब पर 1 घंटे में पूरा आइबुप्रोफेन फ्यूम्स बनकर यानी रिमूव हो जाता है। BHA उड़ जाता है, BHT उड़ जाता है,
थाइमॉल मेंथॉल करीब 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे में उड़ जाते हैं। बेनिलिन 2 घंटे में उड़ पाता है 140 डिग्री पर। हाँ, कुछ चीजें नहीं उड़ी जो हमने करके देखा। थियोफाइलिन पूरी नहीं उड़ी, 150 डिग्री पर नहीं उड़ी, और ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखा मैंने। थियोफाइलिन नहीं उड़ी, कैफीन नहीं उड़ी, एक एस्पिरिन नहीं उड़ा, लेकिन जो चीजें उड़ गई उसमें बेंजोइक एसिड भी थी। हमने फिर क्या किया कि आइबुप्रोफेन, चलो आइबुप्रोफेन एक ड्रग है अपना, हमने उसको सॉल्वेंट की तरह यूज किया। कैसे? सीसम ऑयल की सॉल्युबिलिटी 1 ग्राम मेल्टेड आइबुप्रोफेन में देखी। ये सब रिसर्चर सुन रहे हैं मेरी बात को। मेल्टेड आइबुप्रोफेन जो आपका क्लियर कलरलेस लिक्विड है, सॉल्वेंट की तरह हिल सकता है 70 डिग्री पर, दैट इज गुड सॉल्वेंट फॉर सीसम ऑयल। सीसम ऑयल 1 ml से भी ज्यादा उसमें डिजोल्व हो जाता है, मींस इट इज गुड सॉल्वेंट फॉर सीसम ऑयल। फिर ऐसे ही देखने के लिए हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप आइबुप्रोफेन से एक्सट्रैक्शन करो, नो। हमने क्या किया, सीसम सीड पाउडर लिया और उसके संग में आइबुप्रोफेन रखा, उसको वाटर बाथ पर रखा, मेल्टेड कंडीशन में सेकिंग किया, तो मेल्टेड आइबुप्रोफेन ने इस सीसम ऑयल डिसॉल्व कर लिया, कपड़े से उसको छान दिया, और जो स्ट्रेंड लिक्विड है उसको एक्सपोज कर दिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आइबुप्रोफेन 1 घंटे में साफ हो गई, बचा आपका सीसम ऑयल। ठीक है ना? तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं हम, कि आइबुप्रोफेन में भी सॉल्युबलाइजिंग पावर, हर सॉलिड में सॉल्युबलाइजिंग पावर होता है। बेंजोइक एसिड से भी हमने ऐसा ही किया। बेंजोइक एसिड भी 1 घंटे में पूरा उड़ जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उससे भी हमने इसी तरीके से एक्सट्रैक्शन किया। फिर मेंथल थाइमल से भी किया, वो भी बहुत अच्छे सॉल्वेंट रहे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि फिर हमारे एक एम फार्मा के स्टूडेंट की टीम थी, तो हम लोगों ने एक पेपर भी पब्लिश किया, उस पर वर्क किया। सीसम ऑयल को हम लोगों ने ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मानते हुए और सीसम ऑयल का एक्सट्रैक्शन करके और मेल्टेड मेंथॉल से, मेल्टेड थाइमॉल से इथेनॉल को स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट बना के इस तरीके से किया, और वो पेपर पब्लिश्ड है। उस पब्लिश पेपर को देख के बहुत सारे लोग उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आइडिया दे दूं आपको। आपको आइबुप्रोफेन नहीं लेना, आपको नहीं लेना है, ना बेंजोइक एसिड लेना है। आपको क्या करना है कि जैसे इसमें एक एग्जांपल बताऊं, सीसम ऑयल की सॉल्युबिलिटी इथेनॉल में कम होती है, इसलिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे यूज हेक्सेन फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन। हेक्सेन क्लास 2 नुकसान करने वाला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या कभी कभी वो इथेनॉल को स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट बनाने के लिए हेक्सेन मिला के इस मिक्सचर से एक्सट्रैक्शन कराते हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, मैंने क्या किया, मैंने इथेनॉल को स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट बनाया एक सॉलिड को डिसॉल्व करके थाइमॉल को 50% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन थाइमॉल का बनाया इथेनॉल में, और इसमें बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी चेक हुई सीसम ऑयल की, और उससे एक्सट्रैक्शन करके बता दिया, थाइमॉल भी उड़ गया, इथेनॉल भी उड़ गया। कितने टेम्परेचर पर? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे में इथेनॉल, थाइमॉल साफ, सीसम ऑयल बच गया। हम आपको क्या बताते हैं, आपको ये भी ऑयल भी एक्सट्रैक्ट नहीं करा रहा हूं, हम आपको क्या बताते हैं कि अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं और सॉलिड्स से आप एक्सट्रैक्शन करके बताएं, तो अगर जैसे एक उदाहरण बताऊं, सपोज करो कि आपका कोई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट थर्मोस्टेबल है, थर्मोस्टेबल यानी वो 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड को विथस्टैंड कर सकता है, ओके, और उसकी सॉल्युबिलिटी इथेनॉल में बहुत कम है, इसलिए आप इथेनॉल से एक्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे, वाटर इनसॉल्युबल भी है, और क्लोरोफार्म में सॉल्युबिलिटी ज्यादा, और आप क्लोरोफार्म से एक्सट्रैक्ट मजबूरी में कर रहे हो, और क्लोरोफार्म को रिमूव कर रहे हो, क्लोरोफार्म की ट्रेसेस टॉक्सिक हो सकती है ना? तो हम आपको एक तरीका बताते हैं, आपको क्या सोचना है। एक्चुअली आज के युग में एक रिसर्च करने वाला, रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट, टीचर, रिसर्चर होना चाहिए। मेहनत करने से नहीं डरना है। अगर आप मेहनत करने से नहीं डरोगे तो आप नॉवेल्टीज में आप रिसर्च कर लोगे, आप पेटेंट फाइल कर दो। मेरे भी नाम से 4 पेटेंट फाइल्ड हैं, पेटेंट नहीं हुए हैं अभी, लेकिन फाइल्ड हैं। अब मैं बता रहा था कि जैसे मान लो आपका कोई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, थर्मोस्टेबल है, 80 डिग्री पर आराम से स्टेबल है, और इट इज इनसॉल्युबल इन इथेनॉल। अब आप इथेनॉल में थाइमॉल मिला के देखो जरा, कितना 50% मिला लो, वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बना लो। अब आप सॉल्युबिलिटी चेक करो उसमें, और अगर सॉल्युबिलिटी अच्छी मिले तो आप इससे उसको एक्सट्रैक्ट कर डालो। तो आपने किस चीज को हटा दिया? क्लोरोफॉर्म को भी हटा दिया। अब ये जब इथेनॉल और थाइमॉल को आप गर्म करोगे, रिमूव करोगे, तो ये वेपर बन के उड़ जाएंगे और आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बच जाएगा। तो अगर ट्रेसेस थाइमॉल की और अगर ट्रेसेस इसकी इथेनॉल की बचती है, तो ये वो उतनी टॉक्सिक नहीं होगी जितना आपका क्लोरोफॉर्म हो रहा था। ऐसे ही आप यूटेक्टिक लिक्विड्स का यूज कर सकते हो। मान लो आपने मेंथॉल थाइमॉल का, हालांकि ये महंगा पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से आप यूटेक्टिक सोच सकते हैं। देखो मेरे पास शुक्ला सर, शुक्ला जी, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं।
मैं अगर बताने जाऊंगा तो इसमें वास्तव में बहुत देर लग जाएगी, लेकिन मैं चलिए अब इधर खत्म करना पड़ेगा मेरे को। तो हमारा मतलब ये है कि बस अंडरस्टैंडिंग कहाँ होना चाहिए कि आपको विश्वास होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, आप करके देखिए। अब जो हमने सॉलिड उड़ा के देखे, जरूरी नहीं आपके पास कोई दूसरा इकोनॉमिक सॉलिड, उसको उड़ा के देख लो जरा, क्या वो उड़ जाता है? तो आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो आप बता रहे हैं ना कि हमारे स्टूडेंट या प्रोजेक्ट वगैरह, रिसर्च प्रोजेक्ट किस चीज पर करें। एक्सट्रैक्शन में बहुत अच्छी संभावना है, सॉलिड्स का यूज करो, यूटेक्टिक्स का यूज करो। आज यूटेक्टिक लिक्विड्स बुक्स में आप देखोगे तो बहुत कम मिलेंगे आपको। बहुत और कम जो है जैसे जी। जैसे आपने एक आयनिक फ्लूइड का नाम लिया ना, तो आयनिक फ्लूइड से भी ज्यादा, मतलब मैं ऐसे कुतर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा इकोनॉमिक और बहुत अच्छे हैं ये आयनिक लिक्विड्स। उतने अच्छे सॉल्वेंट शायद ना हो पाए जितने ये हो पाएंगे, शायद। मैं शायद जी शब्द लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने आयनिक लिक्विड के साथ में काम नहीं किया, इसलिए बोल रहा हूँ। एनीवे, मैं अब ये बता रहा था कि क्या एक्सट्रैक्शन बताते, हाँ, यूटेक्टिक बताने वाला था। आप इन्यूमरेबल यूटेक्टिक लिक्विड से डेवलप कर सकते हो। अभी हमारे इस समय हमारे यहाँ के एम्पावर स्टूडेंट को इसी काम में लगा दिया। यू कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ यूटेक्टिक लिक्विड। किस चीज के लिए? सिंथेसिस करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हो आप एनालिसिस में यूज कर सकते हो, आप फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हो यूटेक्टिक लिक्विड, आप एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं डॉक्टर शुक्ला, बहुत सारी चीजें हैं। और वो कब आएंगी? जब हर रिसर्चर का ओरिएंटेशन अगर इस तरीके से देखेगा कि हम सॉलिड्स का यूज भी कर सकते हैं सॉल्युबलाइजिंग पावर के लिए, तो आज बहुत सारी ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो सब हट जाएंगे, सब हटा सकते हो आप। हमने यूटेक्टिक लिक्विड से एनालिसिस किया। अब आपको ऐसे ही, अब मेरे पास तो बहुत सारी चीजें बताने की। मैंने एक फिनॉल और निएसनमाइड का यूटेक्टिक लिक्विड बनाया। फिनॉल ऐसे वाटर सॉल्युबल टाइप का है, निएसनमाइड में उस यूटेक्टिक लिक्विड से नेडिडिक्सिक एसिड टेबलेट का एनालिसिस किया, बहुत सारे 10-11 टेबलेट्स का एनालिसिस किया। तो एनीवे हमारा शार्ट में कहना है कि सॉलिड का सॉल्युबलाइजिंग पावर का यूज करके आप उससे एनालिसिस करो, टाइट्रीमेट्री करो। और सबसे सरल, अगर आपका बी फार्म स्टूडेंट कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनको टीएलसी कर लेना चाहिए। टीएलसी करो, आप अलग अलग ब्लेंड्स बनाओ। हमने आपको बता रखा है इको फ्रेंडली लेक्चर सीरीज नंबर टीएलसी के लिए नंबर 4, आप उसको देखिए। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप हमारा फोन नंबर लो, हमसे फोन से बात करो, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि इन चीजों का मैं बता रहा हूं आपको। एक ग्रीन फार्मेसी में, ना केवल फार्मेसी फील्ड में, हर फील्ड में, नॉन फार्मेसी फील्ड में भी हर जगह है। ये चीजें हमारी जो मिक्स फार्मेसी कॉन्सेप्ट है, ये निश्चित काम में आने वाली है। और इसके मैंने इंटरनेशनल लेक्चर भी दे चुका हूँ और उसमें बहुत सराहना की लोगों ने। और उन लोगों ने ये तक कहा कि सर हमको मेरे को तो ये लग रहा है कि आपके पास मैन्युफैक्चरर से लोग क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं वगैरह। तो मैन्युफैक्चरर कांटेक्ट की भी एक बात अभी बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा, तो सुनिए आप। एक हमारे यहाँ एम फॉर प्रोजेक्ट चल रहा था आज से 6-7 साल पहले। एक्चुअली इसमें कई क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा डॉक्टर जी शुक्ला, जी, आप है इससे नहीं सर। समझना। नहीं 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 देखिए सर। हमारे हमारे एक एम फॉर प्रोजेक्ट चल रहा था, अनिरुद्ध पडियार करके उनसे करा रहे थे। हम क्या कराना चाह रहे थे, 2 सॉलिड्स, कैफीन और नियासिनामाइड का यूज करके और डाइक्लोरोफेनक सोडियम की सॉल्युटी एनहांस करके उसका एक्वस इंजेक्शन डेवलप करा रहे थे। तो ये काम करते हुए अभी 2-3 महीने हुए होंगे। और इसमें क्या कर रहा था मैं, कैफीन ऐसे वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन नियासिनामाइड की प्रेजेंस में वो उसकी सॉल्युटी बढ़ जाती है। तो 10% नियासिनामाइड, 10% कैफीन के सोल्यूशन में 75 मिलीग्राम पर एमएल सॉल्युबिलिटी डाइक्लोरोफेनक सोडियम की हो जाती है। अब ये वर्क चल रहा था। अब हमारा ये जो अनिरुद्ध जो स्टूडेंट था, ये दिल्ली पहुंचा, कोई कॉन्फ्रेंस में गया होगा, वहां पर कोई इंटरव्यू चल रहा था एटम्स कंपनी हरिद्वार वाली का। ये ऐसे ही केजुअली पहुंच गया उधर, केजुअली पहुंच गया ऐसा ही, शौक जैसा अपन बोलते हैं ना, शौक या शौक से पहुंच गया। उनने जब मिक्स सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट समझा करा और इसने बहुत सारी बातें जब बताई, तो आधा घंटा इसका इंटरव्यू लिया, ऐसा वो बता रहा था। फिर उन्होंने हमारे बहुत सारे, यानी आर के माहेश्वरी के बहुत सारे पेपर पब्लिश वो डाउनलोड करा के बात की। फिर इसको ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ, क्योंकि उनका ट्राइका कंपनी जैसा डायनापार इंजेक्शन 75 मिलीग्राम पर एमएल वाला डेवलप करना था इन लोगों को, तो जी उनके लिए बहुत अच्छी चीज मिल गई। तो उन्होंने उसको मौका दिया, ये एचपीएलसी से इन्हें डेवलप किया, स्टेबिलिटी मिली, सब कुछ मिल गया। लेकिन वही एक बात जो आती है कि 10% सोडियम, सॉरी, कैफीन और नियासिनामाइड ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनएक्टिव इंग्रेडिएंट गाइड में नहीं है। अगर वो यूज करना चाहें तो ऐसे हमें मालूम है कि वो सेफ रहेगा, लेकिन अगर वो करेंगे तो उनको बहुत सारी करोड़ों में इनको स्टडीज करना पड़ेगी और उसके लिए तैयार नहीं थे, जबकि सब कुछ हो गया था। तो ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी इसमें संभावनाएं हैं, इसमें
खास तौर से मिक्स सॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी। चलिए। अ, सर, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक और भी है कि हम जो एक व्यक्ति है उसके विभिन्न पहलुओं को भी छुएं। तो एक जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न ये इससे है, आप उसी से रिलेटेड है कि सर, आप इतने वर्षों से फार्मेसी क्षेत्र में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया अपने दर्शकों को कि 34 वर्षों से करीब आप कार्य कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन भी कर रहे हैं, रिसर्च में भी आपने अनवरत कार्य किया है, और जिसकी वजह से आपके जो छात्र छात्राएं हैं या आपके आसपास के जो लोग हैं, और शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से और भी लोग इस चीज़ों से लाभान्वित होंगे। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है, क्योंकि इतने वर्ष हो गए आपको ये कार्य करते हुए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सदैव प्रेरित रखती है, ऊर्जावान रखती है, जो कि ज़रूरी है आज के लोगों को ये जानने के लिए कि वो लंबे समय तक अपने कार्य को कैसे बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये जो चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये ऊर्जा मिल रही है इस बेहतरीन काम को करने की, वो हमारे दर्शकों को आप अवश्य बताएं। ज़रूर, ज़रूर। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मेरी पीएचडी तो 2008 में हो गई थी, उसके बाद भी हमारा पूरा डिपार्टमेंट जानता है, टीचर्स लोग, स्टूडेंट्स लोग जानते हैं कि मैं अभी बस कोविड पीरियड की वजह से थोड़ी डिसकंटिन्यूएशन हो गया, नहीं तो मैं अभी भी रिसर्च कर रहा, जैसा मैंने बताया ना, हमने कुछ चीज़ों को उड़ा के देखा, तो ये अभी 2-3 जी। साल के अंदर की बात बता रहा हूँ। और हमें खुशी किस चीज़ की मिलती है, वो ऊर्जा कौन-सी चीज़ देती है, मैं बहुत सोच मतलब थिंकिंग चलती रहती है मेरी कि अपन और क्या कर सकते हैं, अपन और तभी तो ये इतनी चीज़ें आई। अगर मेरे दिमाग में ये और क्या कर सकते हैं, ये नहीं होता, तो शायद ये नहीं, तो हमें कोई भी नई चीज़ मिलती तो उसकी हमें ऊर्जा फिर से वो हमको रिचार्ज कर देती है चीज़ें। कई बार हम क्या करते हैं, अपने शौक से देखते हैं कि हाइड्रोटॉपी से कितने पेपर और नए लोगों के आ गए इंडिया से या कहीं विदेश से, उनको देखता हूँ तो खुशी होती है कि चलिए यहाँ पर वर्क हो रहा है। और मैं लेक्चर देख बताता रहता हूँ तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे, और बहुत जगह काम चल रहा है। निश्चित रूप से ये खासतौर से जो एनालिसिस में है, वो लोग काफ़ी लोग जानते हैं कि और बहुत सारे लोग तो मैं ऐसे भी बताऊँ कि साउथ इंडिया वगैरह में तो आर के माहेश्वरी के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं जी। कि सर का हाइड्रोटॉपी वर्क है। तो यही जो चीजें हैं ना, नई नई रिसर्च है, ये हमें ऊर्जा देती रहती है और नई नई चीजें करने के लिए प्रेरणा देती रहती है ना। तो ऐसे ही मैंने जैसे बताया ना, टीएलसी हमारी पीएचडी चल रही थी उस समय, पीएचडी अभी हमारी सबमिट नहीं हुई थी, तो उसमें हमें एक नया दिमाग में आया कि क्या हम सोडियम बेंजोएट के सॉल्यूशन से टीएलसी कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ना, एनालिसिस जो है ना वो टाइटीमेट्रिक, ऐसा ही इसमें दिमाग। तो हमारे एक एक रिसर्च पीएचडी कर रहे थे एक केमिस्ट्री में, वो सिंथेसिस करते थे, उसी लैब में मैं भी काम करता था। तो हम देखते रहते थे वो सिंथेसिस में क्या है, चाहे जब टीएलसी करते रहते थे, तो एक बार हमने उनसे कहा यार, तो डॉक्टर अरुण गुप्ता हैं, तो हमने कहा यार गुप्ता जी, हमने कहा यार एक जरा आपका वो स्पॉट लगाओ। उन्होंने टीएलसी प्लेट में स्पॉट लगवा दिया और हमने सोडियम बेंजोएट सॉल्यूशन रन करके देखा। तो उसने सोडियम बेंजोएट सॉल्यूशन ने दो चीजों में आइसोलेट कर दिया, लेकिन टेलिंग हो रही थी, लेकिन दो चीजों में आइसोलेट कर दिया। तो वो गुप्ता जी बोले कि सर कल मैंने बहुत सारे ब्लेंड्स ट्राई किए तब जाके वो सेपरेट हुए थे। तो बात ये नहीं है कि सोडियम बेंजोएट ने एक बार में कर दिया, नो। बात ये है कि उसने कर दिया। अच्छा, वो ये क्यों करता है, 2 मिनट इसमें भी आपको मैं दे दूं कि जी। सोडियम जी। बेंजोएट जो है ना, एक बेंजीन रिंग और सीओओएनए पोलर होता है, बेंजीन नॉन पोलर होता है। और अगर वाटर इनसॉल्युबल ड्रग है तो इसका मतलब है इट इज लाइपोफिलिक। तो लाइपोफिलिक की सॉल्युबिलिटी लाइपोफिलिक एनवायरनमेंट में बढ़ती है। तो जो अपन हाइड्रोट्रॉपी है ना, उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोडियम बेंजोएट को आपने डिसॉल्व किया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसमें एक हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट आ गया बेंजीन रिंग वाला, दैट विल असिस्ट द बॉन्डर वाल फोर्सेस की वजह से वो डिसॉल्व करेगा। तो हम क्या बताना चाहते हैं, ये जो आज टीएलसी करते हैं वो पोलर नॉन पोलर मिक्स करते रहते हैं और बहुत प्रकार से जी। करते हैं। और जब स्पॉट आता है विदाउट टेलिंग इफेक्ट तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एज मोबाइल फेज। अब इसमें भी आपको एक रैंडम करना पड़ेगा, आप सोडियम बेंजोएट सॉल्यूशन यूरिया वगैरह से करो, और ये हमारे पेपर भी पब्लिश है और पेटेंट के लिए फाइल कर रखा है। तो इस तरीके से ना टीएलसी भी अपन इस तरीके से सोच सकते हैं स्टूडेंट्स रिसर्चर। तो बी फार्म स्टूडेंट के लिए तो बहुत सरल इकोनॉमिक चीज है ये टीएलसी वगैरह करना। आपको कंपाउंड्स उठाओ और करो, तो मैं आपको जो आप बता रहे ऊर्जा कौन सी, यही चीजें हमें ऊर्जा देती रहती हैं। नई नई चीजें आती है दिमाग में और अपन कर करके देख लेते हैं और वो हो जाता है, तो ऊर्जा देती रहती है। हाँ, तो ये हमारे दर्शक जरूर सुन रहे होंगे कि अगर वो अब किसी काम को मन लगा करके करते हैं और उससे आने वाले जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वही आपको ऊर्जा देंगे कि आप और बेहतर कार्य कर पाएं। और कभी भी जो इंसान का एक नेचर होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ही इतने सारे डेवलपमेंट्स लोगों ने किए हैं, साइंस ने किया है, वो है कि हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से, कि हमने अगर इतना प्राप्त कर लिया तो हम संतुष्ट हो गए और
फिर आगे हमें और करना है ताकि वो आपको ऊर्जा दे, वो आपको संतुष्टता ना प्रदान करे। ये भी चीज़ हम सर के व्यक्तित्व से या उनके जो अभी आप सर ने जितने भी चीज़ें कही हैं उनसे हम सीख सकते हैं। और सर आपसे बात करके तो बड़ा अच्छा लग रहा है और दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को तो मिल ही रही हैं। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ज्ञान की कोई किताबें खुल चुकी है और बहुत सारी चीज़ें उसमें से शब्द अपने आप निकल करके बोल पड़ रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है। किंतु थोड़ी-सी समय की भी हमारी सीमा होती है कार्यक्रम की। तो इसलिए अब हम लोग अपने आखिरी प्रश्न की तरफ चल रहे हैं और ये एक ऐसा प्रश्न है जो क्योंकि आशीर्वचन के रूप में भी आ सकता है कि जितने भी हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस हैं जो कि एकेडमिक फील्ड में या इंडस्ट्री में, रिसर्च सेंटर्स पे, मार्केटिंग फील्ड में, क्योंकि हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि हमारे फार्मेसी के बहुत सारे लोग मार्केटिंग फील्ड में भी कार्य कर रहे हैं। हमारे फार्मासिस्ट जो कि हॉस्पिटल्स में हैं या मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसी स्टोर्स पे बैठे हुए हैं या किसी अन्य क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपका जो एक आशीर्वचन या संदेश होगा वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मैं अपने यहाँ के भी स्टूडेंट, मतलब मैं कुछ अब मोटिवेशनल जी, बातें जी कुछ सर। बताना चाहूँगा कि जो बी फार्मा स्टूडेंट होते हैं, हम जब क्लास लेते हैं तो शुरू का लेक्चर इस तरीके से देते हैं। जब भी उनकी फर्स्ट क्लास मेरी होती है तो हम उनसे बोलते हैं कि आप क्यों कर रहे हो ये बी फार्म, क्यों कर रहे हो एम फार्म। कुल मिला के बाद फिर उनको समझाते हैं कि आप कोई जॉब के लिए कर रहे हो, कुछ कमाने के लिए कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो जब कमाने के लिए आप कर रहे हो तो जैसे 60 स्टूडेंट की क्लास है, अब 60 स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं, बी फार्म कर लेंगे। कुछ लोग मान लो एम फार्म करेंगे, लेकिन सपोज सपोज करो जो नहीं कर रहे हैं वो कोई ना कोई जॉब ढूंढेंगे। तो जॉब ढूंढेंगे तो आपका जो भी इंटरव्यू लेने आएगा तो उसको 5 लोग चाहिए। अब 40 में से 5 लेना है तो ऐसा तो है नहीं कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ, हम ऐसे समझाते जी, हुए उनको। हमने जी, कहा वो आपको आपसे आपका इंटरव्यू लेंगे, जिसको नॉलेज अच्छी होगी वो करेगा। तो एक्चुअली मेरे सब स्टूडेंट्स को फिर ये सिखाता हूँ कि आप जो बी फार्म का 4 साल का पीरियड है और अगर एम फार्म करते हो तो 6 साल, तो आपकी जी उम्र सर। उस समय 25 साल की हो जाती है मान लो। और 25 साल से लेके अगर आप 65 साल भी मानो, अपन एवरेज मान लो कि वर्किंग लाइफ पीरियड, तो 40 साल कमाने के लिए आपके ये 4 साल ये 6 साल नींव है, फाउंडेशन ईयर है। और जब इसमें आपको ना तो आपसे कोई सर्विस करना है ना कोई कमाने जाना है, आपको केवल पढ़ना है। तो हम सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि आप खूब मन लगा के पढ़िए और कोशिश करिए प्रैक्टिकल नॉलेज को जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कर सकें उस पर ज्यादा ध्यान दो। तो ये हमारा उनसे कहना रहता है कि और इसमें अगर क्लास में समय मिलता है, खाली समय मिलता है, पढ़िए, संकोच मत करिए, शर्म मत करिए। शर्म करने से क्या होगा? अभी आपके साथी है, 4 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, बाद में तो सबको अलग अलग हो जाना है। तो शर्म संकोच करने की जरूरत नहीं कि कोई कहेगा यार कितना पढ़ रहा है, बड़ा पढ़ाकू है वगैरह वगैरह। क्योंकि ये सब चीजें भूल जाओ। हमने फिर इस पर एक गाना भी जरूर थोड़ा सा 4 लाइन जी सुना सर। देता हूँ, जी है सर। ना? वो जरूरी है, मतलब कि यानी अपन को क्या करना है, एक लाइफ के लिए भी बता रहा हूँ, चाहे वो फिर बड़े हो जाएं, सर्विस करें, हर हर आदमी के लिए बता रहा हूँ मैं कि आप कब संतुष्ट रह सकते हैं, जब आपको दुनिया की बातें परेशान ना करें। अगर जी। आप अच्छे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो आपको दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है ना? तो इसलिए आपको एक सिंप्लिसिटी होना चाहिए। तो वो हम क्या बोलते हैं कि वो एक जो गाना है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीति जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए ये नैना, कुछ तो लोग कहेंगे। अपन को दूसरों की बातों पे ज्यादा नहीं आना है, आप अच्छा काम करते रहिए, वो मोटिवेटेड रहिए। और एक और 2 लाइन और सुना देता हूँ, वो दूसरे की है, वो भी, मंजिल पास नहीं आती है, मंजिल पास नहीं आती है, हमको उस तक जाना पड़ता, जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही संकल्प जगाना पड़ता, धनी बनो दृढ़ संकल्पों के, जग जीवन सफल बनाओगे। तो मेहनत करना चाहिए, खूब मेहनत करें और नॉलेज लें। और कभी भी हम एक और बात बताते हैं कि नॉलेज
यानी पढ़ाई में कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं होती कि आपने खूब पढ़ लिया तो टॉक्सिक हो जाएगा, कभी जी। टॉक्सिसिटी नहीं आएगी। हम जब पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे, और हमको तो ये कहा जाता था तुम इतना पढ़ रहे हो कि तुम पागल नहीं हो जाओ। हमने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा तो पागल हो सकता हूँ, पढ़ने सही से तो कहा। नहीं होगा। तो चलिए anyway, बहुत समय हो गया आपका। नहीं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि जो भी बातें आपने कही हैं उनसे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा आपने लास्ट में कहा कि हम जितना पढ़ें, जितना मेहनत करें, उतना ही हमें सीखने को मिलता है। और शायद कहीं न कहीं जो हमारा मस्तिष्क है उसकी भी वर्जिश होती है, और वो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य भी कर सकता है, और कही हुई चीज़ों को या पढ़ी हुई चीज़ों को फिर वो बेहतर तरीके से याद भी रख सकता है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम के समय पर उनको ये मदद करेगा कि वो किस प्रकार से मेहनत करके आगे आ रहे हैं। और जो हमारे आपके आज का जो सेशन रहा उससे हमारे आपके व्यक्तित्व से तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन जो आपकी बातें थीं, जो आप अभी तक शायद और लोगों तक नहीं पहुँच पाई हैं उस बेहतर तरीके से, शायद इस कार्यक्रम के बाद वो लोगों तक पहुँचे, आम जनमानस तक पहुँचे। आम जनमानस से मेरा मतलब है जो बच्चे हमारे बी फ़ार्म में हैं या एम फ़ार्म, पीएचडी कर रहे हैं, उन तक पहुँचे, और शायद वो आपकी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, आपसे सीखें, आपके रिसर्च पेपर पढ़ें, आपके लेक्चर्स सुनें, और फिर वो आपके किए हुए काम को और आगे तक लेकर जाएँ, ताकि आपको भी खुशी हो, भारतवर्ष का भी नाम हो, और जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे फॉर्मुलेशंस में या एनालिटिकल मेथड्स में, उनको भी हम लोग पूरा कर पाएँ। इसी आशा के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ सर कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, और आपके साथ बिताया हुआ ये क्षण जो है वो काफ़ी यादगार रहा मेरे लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो भी जितने भी लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ वो मेरे लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग हो रहा है, और मैं भी एक अच्छे आप कह सकते हैं कि आपके एक छोटे शिष्य के रूप में या अपने शिष्यों को अच्छी बातें जो है वो सिखा पाऊँगा। एक बार पुनः आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपका आशीर्वचन आखिरी में, ताकि इस कार्यक्रम को हम समापन कर सकें, आपका चाहिए होगा हमें। प्लीज़ सर हमें अपने आशीर्वचन दें। नहीं, हमें ये आपका जो प्रोग्राम है, ये मतलब अमित झा जी के दिमाग में आया, बहुत अच्छी बात है। वो तो फार्मेसी के भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने फार्मेसी के लिए इतना बड़ा योगदान किया। आज ये बताओ, अगर कोई कुछ नहीं कराता तो आज ये क्या हमारी बात को आप सुन पाते, नहीं सर, या और भी लोगों की नहीं। बात को नहीं सुन पाते। जी, जी। इवन ये तो विश्व वाले देखेंगे, विश्व वाले कोई भी देख सकता है इसको। कोई भी देख तो सकता है। जी, कब किसको फायदा कर जाए, तो मतलब उससे कौन कितना आगे बढ़ जाए। तो ये बहुत अच्छा आप लोग पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत हमें दिली खुशी है आप लोगों के इस काम की। और आप लोगों ने एक हमें अवार्ड भी दिया था उस समय, 51 जो आप जी लोगों सर। को देते हैं, वो भी अवार्ड मिला था। तो एनीवे आप लोगों ने एक हमारी इतनी इज्जत की, हमें बहुत अच्छा लगा ये, और बहुत बहुत धन्यवाद आप